तुम्हारे माइक्स तुम अनम्यूट कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो चैट में हैंड रेस कर लो अगर तुमने कर लिया है तो, VS कोड या नोट सेटअप। नाइस नवनीत, गुड। तो आई कैन सी कुछ लोगों ने कर लिया है सेटअप। तुम लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। सो देखो, जिन्होंने नहीं किया है उसे सेटअप कर लो। आज मैं एक प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, तो आई सजेस्ट कि तुम लोग भी पहले, जिन्होंने नोड और VS कोड वगैरह सेटअप कर लिया है, वो पहले देखना कि लाइक जस्ट ट्राई टू लर्न कि कैसे मैं कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ कोड मत करना, अदरवाइज इट विल जस्ट बी कि कॉपी कर रहे हो कोड को, ठीक है। तो बाकी जिन लोगों ने नोड और VS कोड अपना सेटअप नहीं किया है, ट्राई करो, जल्दी उसे कर लो ताकि यू कैन गेट स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट नाउ, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय VS कोड और अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इतना हमने कल किया था, मैं इसमें एक फोल्डर बना देती हूँ। तो कल जो लोग थे सेशन में, तुमने देखा होगा आकाश ने बताया था कि हम यहाँ से भी न्यू फोल्डर और ये सब बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी ये आइकन्स होते हैं, इससे फोल्डर बनता है और इससे फाइल बनती है। तो मैं यहीं से बना देती हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर फॉर डे 2, ठीक है। शिवांगी, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, ये आई थिंक योर स्क्रीन इज विजिबल, तूने आई थिंक विंडो शेयर करी हुई है। ओ ओ वेट, VS कोड अभी विजिबल नहीं है मेरा। हाँ, ओके, अब है विजिबल। यप। नाइस यार ये, ओके कूल। हाँ, तो मैं दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या किया। तो एज आई वाज सेइंग कि कल आकाश ने बताया था तुम्हें कि यहाँ से करके क्लिक करके, और यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं न्यू फाइल और फोल्डर बनाने के, बना सकते हो जेएस में। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक डे 2 का फोल्डर बना रही हूँ, और इन आइकन्स पे क्लिक करके भी बना सकते हो, नॉट नेसेसरी कि हर बारी ऐसे राइट क्लिक करो। यहाँ ऊपर ये वाला आइकन फोल्डर बनाने के लिए होता है, ये वाला आइकन फाइल बनाने के लिए होता है। सो आई क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे मैं डे 2 का फोल्डर बना रही हूँ। अब इसके अंदर विल डू स्टफ, ठीक है। तो कल हमने इतना पार्ट कर लिया था, तो अभी जो प्रोजेक्ट बनवाने वाली हूँ मैं, उसके पहले कुछ 2-4 चीजें और बतानी है, वो थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड टू मेक द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जावा स्क्रिप्ट फाइल बना लेती हूँ मैं, एंड लेट मी नेम इट एज, हाँ, तो मुझे सबसे पहले तुम्हें एरेज बताना है, राइट। तो array.js, एज आई सेड कि जावास्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन JS का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे एरेज बनाते हैं, सिंपल है। कॉन्स्ट, मैंने कल बताया था दैट यू यूज टू थिंग्स, लेट एंड कॉन्स्ट, ये दोनों यूज करके तुम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे एरेज एक्चुअली होते क्या हैं, एरे एक टाइप का वेरिएबल ही है, ठीक है। एरे इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल जो कि वैल्यूज स्टोर करता है। डिफरेंस इज ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज एरे स्टोर कर सकता है। अब दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक C++ एंड C क्या होता है एरेज में, कि एरे एक मतलब एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे मान लो अगर CPP में तुमने कोई एरे बनाया इंट एरे नाम से, ठीक है, मैं बस ऐसे बता रही हूँ, और उसमें अब तुमने, क्योंकि ये इंट C++ में क्या होता है, इंट मतलब इंटीजर या नंबर, ठीक है, तो तुम अब इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तुम इसमें नेम वेम कुछ भी स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते। बट इन जावास्क्रिप्ट यू कैन स्टोर एनीथिंग इन एरे, और एक ही एरे में जरूर एक ही एरे में तुम नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन सब स्टोर कर सकते हो। एंड जनरल तरीका, जनरली वी यूज कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट यूज करते हैं। लेट यूज मतलब लेट यूज कर सकते हो एरे डिक्लेयर करने के लिए, बट जनरली हम कॉन्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कॉन्स्ट एरे तुमने बनाया, यहाँ पे इस कम्स बेसिकली एरे का नाम आता है, ठीक है। सो दिस इज
एरे का whatever नेम यू वांट टू गिव, यहाँ पे एरे का नाम आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होता है और उसके अंदर तुम वैल्यू लिखते हो, जैसे 10 और कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं sh, एंड यू कैन राइट बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स होती हैं, है ना, ठीक है। और आई थिंक नल भी ऐसे, मतलब कुछ भी वैल्यू तुम डाल सकते हो, और इनफैक्ट ऐसे खाली वैल्यू भी छोड़ सकते हो, जैसे कॉमा कॉमा है ना, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है तो वो भी अलाउड है, और फिर मान लो तुमने 0 लिख दिया। अब कल मैंने एक चीज बताई थी, एक कीवर्ड होता है टाइप ऑफ, ठीक है, एक मेथड होता है, इसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि डेटा टाइप क्या है किसी भी वैल्यू का, कि वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, राइट। तो देखते हैं कि इन सबका डेटा टाइप क्या है, राइट। एक बार ये एरे में लगा के देख सकते हैं। तो फॉर लूप में लेट क्यों आएगा, कल डिस्कस किया था। लेट और कॉन्स्ट में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि लेट में तुम रीअसाइन कर सकते हो, एज इन अगर लेट x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 लिखा है, तो तुम x इज इक्वल्स टू, ये एरर आ रहा है इस लाइन की वजह से बिकॉज ये अभी कंप्लीट नहीं है, बाकी ये एरर नहीं है, x इज इक्वल्स टू l कुछ भी l लिख सकते हो उसे, इट इज नॉट एन एरर, मतलब तुमने उसे रीअसाइन कर दिया, तो पहले x में 7 था, ये लाइन लिखते ही x में 7 हटके और l चला जाएगा, ठीक है। x इज लाइक एक बॉक्स है, उसमें तुमने 7 डाला, फिर जैसे तुम ये लाइन लिखते हो तो 7 हटा के तुमने l डाल दिया, दिस इज परफेक्टली अलाउड। पर यही अगर यहाँ पे तुमने कॉन्स्ट लिखा होता तो फिर ये अलाउड नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा अलाउड नहीं होता। टर्मिनल इसे मैं क्लियर कर लेती हूँ। तो ये तुम्हें एरर देता है, राइट। तो हम फॉर में लेट इसलिए यूज करते हैं ताकि, क्योंकि आई में बार बार रीअसाइन होगी वैल्यूज, ठीक है। वन मोर थिंग, एरे का जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब ये वाला, ये जो वैल्यू है कौन से पोजीशन पे है। नॉर्मल मैथ्स में हम कह सकते थे कि ये तो फर्स्ट वैल्यू है एरे की, ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वैल्यू है, और सॉरी सिक्स्थ वैल्यू है, क्योंकि फिफ्थ वैल्यू तो एम्प्टी है, कुछ है नहीं यहाँ पे। बट जावास्क्रिप्ट में एंड इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे का जो पहला पोजीशन होता है, एक चीज होती है इंडेक्स नंबर नाम की, ठीक है, इंडेक्स नंबर नाम की चीज होती है, जो कि एरे की, मतलब ये इंडेक्स नंबर क्या है, कौन से इंडेक्स नंबर पे स्टोर्ड है, और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो 10 जीरोथ इंडेक्स नंबर पे है, SH फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एर डॉट, सॉरी एरे का नेम डॉट लेंथ लिख रही हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, एरे का नेम डॉट लेंथ, ये तुम्हें इस पूरे एरे का लेंथ दे देगी। चलो पहले उसे ही कंसोल करा के देखते हैं कि इफ इट गिव्स अस और नॉट। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आउटपुट देखने के लिए कंसोल डॉट लॉग एरे का नेम, जो भी तुम्हारे एरे का नेम है, डॉट लेंथ कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या कितनी लेंथ है इसकी। अब एक चीज यहाँ पे टर्मिनल में इसे चलाने के लिए क्या था, कल मेरे पास एक ही फोल्डर था, मतलब ये डे 2 वाला फोल्डर नहीं था, सिर्फ एक ही फोल्डर था, मतलब JS सेशन के अंदर ये फाइल्स थी, तो मैं डायरेक्टली नोड और वो नाम फाइल का लिख के चला पा रही थी। बट जब तुम्हारे इसमें डायरेक्टरी में मल्टीपल डायरेक्टरीज या मल्टीपल फोल्डर आ जाते हैं, तो तुम पहले उस फोल्डर के अंदर जाते हो और फिर फाइल चलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं किसी फोल्डर में नहीं हूँ, जैसे तुम्हें दिख सकता है यहाँ पे मैं सिर्फ JS सेशन में हूँ, तो अब मैं अपने डे 2 वाले फोल्डर में जाऊंगी। कैसे जाते हैं, यू राइट CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। इससे तुम क्या कर सकते हो, डबल कोट्स लिखो और डबल कोट्स में अपने फोल्डर का नाम लिख दो, डे 2, एंड प्रेस एंटर। तो तुमने यहाँ देखा, देखो डे 2 में, मैं अपनी स्क्रीन अगर थोड़ी बड़ी करूं, आई होप अब दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो डे 2 लिखा आ गया, तो मतलब नाउ यू आर इनसाइड दिस फोल्डर। एक और तरीका होता है इसको करने का, सो लेट मी स्टार्ट अफ्रेश, ठीक है। एक और तरीका होता है इसे लिखने का, CD, मान लो बहुत सारे फोल्डर हैं और तुम्हें नहीं टाइप करना, तो टैब बटन होता है तुम्हारे कीबोर्ड में, टैब करो, वो अपने आप शो कर देगा जितने फोल्डर हैं।
तो एक day2 नाम का फोल्डर है, अपने आप आ गया, एंटर प्रेस कर दो, अपने आप चले जाओगे, ठीक है। अब जब तुम उस फोल्डर में आ गए हो, अब वही कल वाली कहानी, नोट एंड फोल्डर का सॉरी फाइल का नेम array.js, प्रिंटेड 6 आ गया। तुम्हारे जो इसकी लेंथ है 6 है, ठीक है। क्यों है 6? क्योंकि काउंटिंग तो वो मैथ्स के हिसाब से ही करेगा ना 1 से, तो ये 1 2 3 4 एंड ये जो बीच में एम्प्टी वैल्यू है दिस इज 5 और ये 6, ठीक है। अब देखना, लेकिन हाँ तो मतलब यही दिखाना था। अब जो मैं फॉर लूप यहाँ पे लिख रही हूँ, अब हमें इसका कोई काम नहीं है, लेंथ हम देख चुके हैं, हमें पता लग गया है कि वो लेंथ देता है, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा है, आई हैव नॉट रिटन इक्वल टू, रीजन क्योंकि काउंटिंग में 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू 6 होंगे ना, 6 नंबर होंगे, तो इसीलिए लेस देन array name डॉट लेंथ लिखा है। आई प्लस प्लस कल बताया था कि एक एक करके आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें डेटा टाइप जानना था क्या है, तो मैंने लूप चलाया, मतलब इंस्टेड ऑफ कल मैंने जैसे यहाँ पे लिखा था, कल मैंने इतनी सारी लाइंस लिखी थी कि कंसोल डॉट लॉग ये करो सबका बार बार, तो बार बार लिखने के बजाय अब मैं एक लूप चला रही हूँ इस एरे पे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एरे का कोई भी वैल्यू एक्सेस कैसे करते हो तुम, एरे का नेम लिखते हो और उसका इंडेक्स नंबर लिख देते हो, जैसे 0, जब तुम इसे प्रिंट करवाओगे तो इसके जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है 10 ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अगर 3 करवाओगे तो 0 1 2 3 नल आ जाएगा प्रिंट होके, ठीक है। सो इस तरह से हम वैल्यू एक्सेस करते हैं एरे की, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स डाल के। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें तो अभी टाइप जानना है, सो आई राइट कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ किसका टाइप जानना है मुझे, वेट डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, आई, ठीक है, आई डिड समथिंग रॉन्ग, एरर आ रहा है, ओ ठीक है, cls and node array डॉट js। यहाँ पे देखो सबके टाइप आ गए, 10 नंबर आ गया, sh ये स्ट्रिंग लिखा था, हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, स्ट्रिंग आ गया। ट्रू एज आई सेड ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यूज होती है, बुलियन आ गया। नल इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट आ गया। एंड यहाँ पे जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये अनडिफाइंड होता है, अगर तुम एम्प्टी छोड़ देते हो तो अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आ गया, और 0 तो नंबर है ही, आ गया। इसकी जगह कल ये चीज बताई थी, वैसे मैंने रिवाइज करवा रही हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी भी कोई वैल्यू टेक्निकली है नहीं, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, पर अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा आएगा। लेट मी रन दिस फॉर यू, array.js है, ओ मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी, cls node array.js, हाँ तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। तो अगर तुम कंप्लीटली छोड़ते हो तो वो अनडिफाइंड देता है, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग इज स्टिल अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने ये देख लिया है कि एरे के थ्रू ट्रेवर्स कैसे करते हैं और ये सब चीजें, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि एरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, देख लिया मल्टीपल वैल्यूज। एरे में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर हो सकती है सेम टाइम पे, ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं सेम टाइम पे, वो भी देख लिया, मल्टीपल डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट एरे में तुम एक ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो, वैसे तो नल एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, दिख ही रहा है, बट ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, let us see, so object sorry objects.js, ऑब्जेक्ट्स, यार देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ना कि दुनिया में बहुत सारी तुमने चीजें देखी होंगी जिनकी एक जिन्हें हम एक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। मतलब क्या है, जैसे स्टूडेंट्स को ले लो, ठीक है, स्टूडेंट्स को ले लो, किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ, स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड कैसे सेव किया जाता है, नेम से, उसके आगे नेम होता है बच्चों का,
उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोन नंबर होता है, ईमेल होता है, हाइट एंड वेट भी होती है, मेडिकल चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें होती है ना। तो ये सारी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है नेम, फ़ोन, ईमेल, हाइट, ये हर बच्चे पे अप्लाई करेगी। हर एक स्टूडेंट के पास ये चीज़ें होती हैं। इसकी जो वैल्यू है, जैसे किसी बच्चे का नाम शिवांगी हो सकता है, किसी बच्चे का नाम किसी बच्चे का नाम आयुष हो सकता है, ऐसे डिफर करेंगी वैल्यूज। वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो ऑब्जेक्ट्स ना हमें यहाँ बहुत काम आते हैं। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कलेक्शन कह सकते हो। इनफैक्ट तुम ऑब्जेक्ट्स को भी वेरिएबल कह सकते हो, जो कि मल्टीपल वैल्यूज एंड प्रॉपर्टी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है? बहुत ही इजी तरीका होता है इसको बनाने का। सिंपल राइट लेट से बनाते हैं। लेट पर्सन, इनफैक्ट कॉन्स्ट, जनरली हम कॉन्स्ट ही यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रेसेस। रिमेंबर, अगर यहाँ कर्ली ब्रेसेस की जगह तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दो तो ये एरे बन जाता है। ठीक है, और यहीं पे अगर तुम कॉन्स्ट पर्सन कर्ली ब्रेसेस डाल दो तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमें एरे नहीं चाहिए, आई डिलीट इट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लिखते कैसे हैं उसे? वी जस्ट राइट लेट नेम, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है राइट, और इसके आगे प्रॉपर्टी लिख सकते हो, जैसे आयुष लिख दी, कॉमा डाल के, और प्रॉपर्टीज। आई गेस नेम, कहीं नेम पे एरर क्यों आ रहा है? कॉमा डाल दिया है मैंने, हाँ, एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। जस्ट वेट, सॉरी, लेट नहीं लिखने की जरूरत है हमें, हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर हम वेरिएबल्स में हमें लेट लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड देन आई विल राइट लाइक हाइट एंड समथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, 165 है लेट्स से, और कुछ भी लाइक कॉन्टैक्ट नंबर, एंड कुछ भी एज लिख सकते हैं, तो एज इज लाइक 20। ठीक है, तो ऐसे तुम बना सकते हो। नेम ये पर्सन के लिए हो गया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं या प्रॉपर्टी एक्सेस कैसे कराते हैं, तो हम दो तरीके से करवा सकते हो। जैसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, पर्सन, फिर डॉट, दिस इज कॉल्ड एज डॉट नोटेशन। यहाँ पे डॉट लिखो, और देखो तुम जैसे ही तुमने डॉट लिखा ना, अपने आप इंटेलिजेंस तुम्हें वीएस कोड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी का ऑप्शन दे देगा, एज, सिटी, नेम। जो सिटी कहीं पे और डिफाइंड होगा, यहाँ पे हमने नेम, हाइट वगैरह डिफाइन कर रखा है। तो मैं यहाँ से लेट से एज लेती हूँ। ठीक है, वो अपने आप आ गया, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस, CLS, एंड मेरी फाइल का नाम इज नाउ objects.js। एक सेकेंड यार, मैं 1 मिनट आई, मुझे जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, हेलो। सो हाँ, यहाँ पे वो पहले जो एरर आया था उसका रीजन वॉज, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली objects.js डाल दिया था। पहले नोड लिखते हैं यहाँ पे, है ना, तो नोड objects.js, और उसकी एज हमें प्रिंट हो गई 20। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लो, बट उसके अंदर तुम्हें कोट्स के अंदर लिखना होगा। तो जैसे मैंने कोट्स डाला, आगे प्रॉपर्टी सेव किया, नोड ऑब्जेक्ट्स डॉट JS, और 2 बार 20 आ गया। ये ऊपर वाला 20 इसकी वजह से और नीचे वाला 20 इसकी वजह से, राइट। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर, और पहले चलो ये दो चीजें हो गई,
हमने सीख लिया कि एक्सेस कैसे करते हैं किसी प्रॉपर्टी को। नाउ अब कोई न्यू प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है, न्यू प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है। सो अगेन वेरी सिंपल, ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, जैसे यहाँ पे पर्सन है, डॉट जो भी तुम्हें डालनी है नई प्रॉपर्टी, लेट्स से आई कलर, ठीक है, आई कलर डालना है मुझे, लिखो और उसके आगे जो भी उसकी वैल्यू है लिख दो। तो लेट्स से इट्स ब्लैक, ठीक है, स्पेस दिया, कंट्रोल एस किया, एंड अब तुम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट आउट करा सकते हो। तो अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने के लिए बस उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, कराऊंगी, तो अब उसमें ये भी ऐड होके आना चाहिए। एक बार इसको कमेंट आउट करती हूँ और सिर्फ ये तीनों को दिखाती हूँ कि कैसे आता है, एंड देन विल सी कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो नोट, सॉरी एरे नहीं, ऑब्जेक्ट्स है। तो देखो ऐसे लिखा आ रहा है, नेम आ गया, हाइट एंड एज आ गया। अब जब मैं ये न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ तो इसके साथ साथ ना इसके बाद आगे कॉमा लगा के ये आई वाला भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे नोड एंड ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस एंड आ गया आई, और ये ब्लैक वाला वो भी आ गया, ठीक है। सो वी नो हाउ टू एक्सेस द प्रॉपर्टी, वी नो हाउ टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी, नाउ हाउ टू डिलीट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिलीट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट यूज द कीवर्ड डिलीट। सो यू विल जस्ट राइट डिलीट पर्सन डॉट नेम, मान लेते हैं डिलीट करना है हमने, ठीक है। और फिर से कंसोल डॉट लॉग पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के दिखाती हूँ, एंड विल सी डिलीट हुआ नहीं। तो यहाँ से नेम वाली चीज़ हट जानी चाहिए, बस ये तीन चीज़ें रहनी चाहिए। नहीं, ये तीन, आई भी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आई वाला कोड भी हटा दिया है, तो बस ये दो चीज़ें रहनी चाहिए, ठीक है। सो विल डू नोड एंड ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो रह गया है, हाइट एंड एज, ठीक है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं। अब मैं बता रही थी जैसे कि एरेज में ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बना दिया कि कॉन्स्ट एरे का ऑब्जेक्ट, एरे का ऑब्जेक्ट, एंड वील राइट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में डाल दो, नेम डाल दिया, मान लेते हैं एप्पल, सॉरी स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, एप्पल, एंड कलर डाल दिया, कलर, और यहाँ पे रेड आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वी हैव, दोबारा से यहाँ पे एंड नेम आ गया मैंगो, यहाँ पे फिर से ये स्ट्रिंग है तो यू विल राइट इट इन डबल कोट्स मैंगो, एंड यहाँ पे कॉमा देके कलर, एंड यू राइट इट यहाँ पे येलो, ठीक है। तो ऐसा करने से तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ठीक है, इसके अंदर तुमने स्टोर करके रख दिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि तुम एरे में भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट की एक खास बात यह है कि जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने नल डेटा टाइप देखा, वो भी ऑब्जेक्ट था, एरे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स खुद भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। हम लेकिन क्या होता है कि जैसे अब सर्वर को, अब जो मैं प्रोजेक्ट तुम्हारा बनवाऊंगी अभी, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर्वर के साथ हम जब इंटरैक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट इंटरैक्ट करेगा, तो वो ना ये ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकता, ठीक है। या फिर मान लो अभी सर्वर छोड़ो, कोई और कंप्यूटर भी है, तो उसमें तुम ये ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते हो, क्यों, कंप्यूटर वो ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाएगा। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं जेसॉन, ठीक है, जेसॉन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये क्या होता है, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को ना टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज बेसिकली पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में। इससे क्या होता है, इससे हमें सर्वर के साथ बात करने में या कंप्यूटर में, मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर करने में हमें आसानी होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जेसॉन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट,
लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, विच बेसिकली मीन्स कि तुम जब जेसॉन को सी प्लस प्लस जावा या किसी भी लैंग्वेज में भेजोगे तो वो उसको रीड कर पाएगा और उस पर काम कर पाएगा, लेकिन अगर तुम जेएसओ भेजोगे ना तो उस पर रीड और काम नहीं कर पाएगा। तो कभी भी जब हम सर्वर में भेजते हैं या लेते हैं, हम उसे या दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, हम उसे जेसॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि जेसॉन किस में होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, विच बेसिकली मीन्स कि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा इस पूरे ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है या एक मेथड होता है स्ट्रिंगिफाई नाम का। उसको यूज कैसे करते हैं, वी राइट लेट से जेसॉन स्ट्रिंग, मेरे वेरिएबल का नाम, एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पर्सन डॉट स्ट्रिंगी, वेट अ मिनट, वी राइट यहाँ पे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे वी राइट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जेसॉन यूज करते हैं कीवर्ड, विच स्ट्रिंगिफाई यूज करते हैं स्ट्रिंग करने के लिए, किसको, पर्सन को बनाना है। तो अब जब तुम कंसोल डॉट लॉग करोगे जेसन स्ट्रिंग को, तो तुम्हें देखना भी कैसे देखने को मिलेगा। मैं अभी इन दोनों चीज़ों को ना ये कर रही हूँ, इसे कंट्रोल एस कर रही हूँ एंड क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नोड ऑब्जेक्ट्स जेस। देखो ये कौन से फॉर्मेट में आया तुम्हारा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। कल आई टोल्ड यू कि पूरा का पूरा जो होता है स्ट्रिंग चीज टेक्स्ट वाइट में लिखी आती है। जब मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था तो उसमें की और वैल्यू जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज की, प्रॉपर्टी का नाम, और जो उसमें तुम डालते हो उसे वैल्यू कहते हैं, अलग लिखाता है। जबकि जेसॉन में सब स्ट्रिंग बन के आता है। एक और चीज, जेसॉन के अंदर यहाँ पे मैं थोड़ा और साइज इंक्रीज करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये जो नेम है प्रॉपर्टी, ये भी तुम्हारी डबल कोट्स में आई है। जेएसओ जब हम प्रिंट करते हैं उसमें ये चीज डबल कोट्स में नहीं आती। लाइक जस्ट सी द डिफरेंस, कंसोल डॉट लॉग एंड सिर्फ पर्सन अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाऊं, सो एंड आई रन दिस यहाँ पे नोड नॉट नोड नोड ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस। सो सी क्या हुआ है, ये वाला प्रिंट हुआ है तुम्हारे, इसकी वजह से जेसन स्ट्रिंग जो हमने स्ट्रिंगिफाई किया, जेसॉन में कन्वर्ट किया, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की वजह से, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। हम क्या करने वाले हैं आज, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, सो यहाँ पे वो पढ़ लिया। अब यार हम ना आज एपीआई के साथ कुछ बनाएंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने एक चीज़ बनाई थी, हम सेम वो बना रहे हैं, नेटलिफाई साइन इन, लेट इट ओपन। हाँ, तो टुडे आई विल बी मेकिंग समथिंग लाइक दिस। तो मैं बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स नया नया देखा था तो मुझे शौक चढ़ा था इसका, जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा। सो राइट यहाँ पे कुछ भी लिख दो कि लाइक वेयर आर माई ड्रैगन्स, वेयर आर माई ड्रैगन्स, ठीक है, और ट्रांसलेट करो। तो फिने, अरे मतलब जो भी है, ये डोथराकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है तुम्हारा वर्ड, ठीक है। सो मैंने एक फन ऐप सा बनाया था, बिकॉज तो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उन्हें पता होगा कि दिस कैरेक्टर स्पोक डोथराकी लैंग्वेज एक होती है उसमें, तो मैंने उस पर ट्रांसलेशन का ये बना दिया था, ठीक है। तो आज हम कुछ वैसे बनाएंगे। नाउ लेट अस सी ये कैसे बनाया था मैंने। तो एक एक ना देयर इज वेबसाइट फन ट्रांसलेशन एपीआई नाम की, ये लिख लो अपने पास। इस वाली वेबसाइट्स पे ना, इस वाली वेबसाइट पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की फ्री में एपीआई मिल जाती है। मतलब ये पैसे भी लेते हैं अगर तुम्हें और अच्छा इनसे इनपुट चाहिए, बट ऐसे तुम देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों की फ्री एपीआई है, लाइक नंबर्स, इमोजी, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलियन, मोर
कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट करूँ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। योडा कर ले, डोथराकी। देखो ये डोथराकी की एपीआई है। अभी बताती हूँ एपीआई होती क्या है। लेट मी सेलेक्ट समथिंग। कुछ अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। शेक्सपियर एपीआई ऐड आ गया। हाँ, तो शेक्सपियर ट्रांसलेटर हम शेक्सपियर में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे क्या होता है। यार देखो, एपीआई क्या होती है? एपीआई को ना तुम ऐसे समझ सकते हो। एपीआई बेसिकली एक कोड है, एक इंटरफेस है तुम्हारा, जो कि हेल्प करता है तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड अपने ऐप में डालने के लिए। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, जो मैंने अभी तुम्हें डोथराकी लैंग्वेज वाला दिखाया वेबसाइट, ऑब्वियसली मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं ये भी नहीं लिख सकती कि हाँ मैं अपने ऐप पे गई और मैंने लिखा कि अच्छा ठीक है, कोई हेलो लिखता है तो तुम हेलो को कन्वर्ट करके इसमें लिख देना। ठीक है, ये कुछ डोथराकी में होता होगा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। देयर लाइक हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज, और कैसे होगा उसकी ग्रामर वगैरह, राइट? तो एपीआई कुछ ऐसी ऐसी चीजें है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ तुम्हें ट्रांसलेशन में हेल्प करे। बहुत सारी एपीआई है, लाइक तुम्हें अगर एक्सप्लोर करना है तो नासा भी एपीआई देती है। नासा एपीआई यहाँ देख सकते हो, ओपन एपीआई। तो देर आर लाइक लॉट्स ऑफ एपीआई जिसको यूज करके यहाँ पे साइन इन वगैरह करना पड़ता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है। साइन इन करके डेली तुम्हारे पास जो यूनिवर्स में हबल टेलीस्कोप जो फोटो क्लिक करता है यूनिवर्स में, वो तुम्हें फोटो तुम उस एपीआई से अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हो। ठीक है, सो लाइक हंड्रेड्स ऑफ एपीआई। कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, डीओएम, है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM इज एक्चुअली ऑल्सो एन एपीआई। ठीक है, ये भी एक एपीआई है। इट्स अ वेब बेस्ड एपीआई, वेब बेस्ड एपीआई है, जो कि ब्राउजर बनाता है तुम्हारा अपने को इंटरेक्शन करने के लिए HTML एलिमेंट्स के साथ। तो एपीआई मतलब वही होता है कि एक कोड तुम्हारे वेब ऐप में डालने के लिए तुम उसे इंटीग्रेट कर सकते हो और उसके यूज से अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अभी जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे और समझ आएगा। तो सबसे पहले वेब ऐप बनाना है, ऑब्वियसली हमें उसका स्ट्रक्चर चाहिए। जावास्क्रिप्ट कभी भी तुम्हें ये स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा वेबसाइट का। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, मेरे को यहाँ पे टाइप करना है तो वो मेरे को टाइप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे मेरे को सर्च बार में कुछ भी जैसे एपीआई के बारे में सर्च करना है, वो मुझे सर्च करने में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सर्च पे क्लिक करती हूँ, इस पे क्लिक करती हूँ, इट हेल्प्स मी। किसी भी तुम पूरी वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो, टाइप करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब जेएस की वजह से होता है, जावास्क्रिप्ट की वजह से। जैसे गूगल पेज है ना, सब अपने गूगल पेजेस पे जाके इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट नहीं सॉरी, पेज सोर्स कहाँ है यार, ये रहा, व्यू पेज सोर्स करना। तो ये देखो, ये तुम्हारा HTML फाइल है, इसमें ये देखना, ये लाइन लिखी हुई है स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल। आई डोंट नो अगर ये विजिबल है या नहीं तुम्हें, आई होप हो। यहाँ पे ये इससे क्या होता है, तुम्हारी जावास्क्रिप्ट फाइल एम्बेड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये .js नाम की फाइल है, ये तो पक्का है जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। इसकी वजह से ही तुम ये सब इंटरेक्शन कर पा रहे हो। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट इज इम्पोर्टेंट इसलिए, बट वो तुम्हें कभी भी ये स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, उसके लिए तुम्हें HTML फाइल ही बनानी होगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अब एक अपनी HTML फाइल बनाते हैं आज। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी HTML फाइल बनाती हूँ, index.html। जो जिन जिन लोगों ने अपना VS कोड वगैरह सेटअप कर लिया है उन्हें मैं बता दूँ, जब तुम ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के एंटर प्रेस करोगे ना, VS कोड में अपने आप तुम्हारे लिए ये सब चीजें लिख के आ जाती हैं, तुम्हें लिखना नहीं पड़ता। एंड ये सब, ये मेटा टैग्स वगैरह बहुत जरूरी होते हैं। जैसे ये जो UTF-8 है, ये क्या करता है, तुम्हारी जो वेबसाइट है इसकी वजह से
तुम्हारे सर्वर को, ब्राउजर को पता लग जाता है कि अच्छा ये टेक्स्ट में डालना है, समझ रहे हो? मतलब मशीन को क्या पता कि टेक्स्ट क्या होता है, वो तो बाइनरी समझता है ना बस। तो ये दिस UTF-8 टेल्स कि अच्छा उसे टेक्स्ट में ये चीजें लिखनी है। तो ऐसे ही यहाँ पे हर चीज का अपना मतलब है। तो एंड टाइटल तुम्हें पता ही है टाइटल होता है, तो हम इसे ट्रांसलेटर नाम दे देते हैं कि अच्छा मेरे टाइटल का नाम ट्रांसलेटर है। ओके, एंड अभी बस ये प्रिंट करवा के देखते हैं कि इफ इट प्रिंट्स की हाँ ट्रांसलेटर हो रहा है या नहीं हो रहा। आई होप HTML तो पता होगा लोगों को, पहले से नहीं पता। सो H1 ये सब टैग्स होते हैं, HTML टैग के अंदर बेसिकली बाकी सारे टैग्स तुम्हारे आते हैं। हर टैग, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, क्लोजिंग टैग्स एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्या होता है, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो बॉडी ऊपर एक स्टार्ट है और नीचे स्लैश लगा के बंद हो रहा है, इट इज नॉट सेल्फ क्लोजिंग। इसका एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंड टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे एक BR टैग होता है, ये ब्रेक डालने के लिए होता है। ऐसे होता है कि मतलब उसी टैग में ये लास्ट में आता है स्लैश, और ये तुम्हें एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ती है। तो ये टैग्स होते हैं, इनके थ्रू ब्राउजर को पता लगता है अच्छा कौन सी चीज क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो H1 टैग, देर आर 6 टाइप्स ऑफ H टैग्स लाइक H1, H2, H3 से लेके H6 तक होते हैं ऑप्शंस। ये हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 टैग तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट होता है। सो आई जस्ट कंट्रोल सेव इट। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, आई मीन फिलहाल नहीं है। और मैंने एक एक्सटेंशन डाल रखा है अपने इसमें, गो लाइव सर्वर वाला, ये लाइव सर्वर वाला मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है। इससे क्या होता है, जब तुम जाते हो, जब तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा गो लाइव आ जाता है। तो तुम सिंपल यहाँ पे प्रेस करोगे तो वो अपने आप ब्राउजर में तुम्हारे को ये खोल के दे देता है, ठीक है? तो मैं वो फोल्डर में जाके और उसे ओपन नहीं करना पड़ता अपनी HTML फाइल को। सो हाँ ठीक है, हमारा ट्रांसलेटर लिखा आ रहा है। अब जैसे अभी मैंने तुम्हें अपने दिखाया था अपना ट्रांसलेटर, आई डोंट नो व्हाई आई क्लोज्ड इट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इनपुट डालने के लिए एक बॉक्स बनाया है, एक आउटपुट डालने के लिए बॉक्स बनाया है, और एक ये मेरा ट्रांसलेट बटन है जिसपे क्लिक करने से ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वापस क्यों आ गया, और ये अब जा भी नहीं रहा है, चला गया। तो देयर इज एक टैग बनाएंगे, ठीक है? देयर इज अ टैग कॉल, पहले एक डिव बनाते हैं। डिव क्या होता है, डिव तुम्हारा एक ऐसा टैग है जो कि कुछ नहीं करता, ठीक है? अगर मैं तुम्हें इस मोमेंट पे दिखाऊं ना अब अपना वेब पेज, तो देखना ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इस मोमेंट पे कुछ भी नहीं है तुम्हारे वेब पेज पे, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। डिव से कुछ नहीं होता। डिव एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर तुम चीजों को डालते हो। जैसे जैसे तुम HTML पढ़ोगे और वेब पेजेस बनाओगे, तुम्हें डिव की ना इम्पोर्टेंस समझ आएगी। डिव बेसिकली ऐसा करते हो कि जैसे यहाँ पे जो मैंने वेब पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने ये डब्बे अलग कर रखे हैं, राइट? तो अगर मैं सिर्फ डिव इनके ऊपर ना लगाती, यही रहने देती, तब भी आता। बट सेग्रीगेट करने में और इसकी स्टाइलिंग मैंने CSS से की है, वो सब करने में डिव से बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है? तो इसलिए डिव का यूज करते हैं। तो एक डिव लिया, इसके अंदर देयर इज अ टैग कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। ये क्या करता है, तुम्हें तुम्हें टेक्स्ट लिखने के लिए जगह देता है, ठीक है? टेक्स्ट एरिया में, अब देखना, अब पहले मैं इसे सेव करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया, ठीक है? मैं ना सेटअप कर लूँ थोड़ा सा सो दैट यू कैन सी कि क्या चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है? तो यहाँ पे Alt+Z एंड Ctrl+B। हाँ, तो अब देखो, जब ये मैं हटा देती हूँ ना यहाँ से, तो देखना यहाँ से तुम्हारा टेक्स्ट एरिया चला गया, ठीक है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास टाइप करने के लिए। सो HTML में एक टैग है टेक्स्ट एरिया नाम का, जिसको यूज करते हो, जिसको तुम अगर डालते हो तो तुम्हें यहाँ पे लिखने का स्पेस मिल जाता है। तो ऑब्वियसली हमें तो ये चाहिए ही अपना इनपुट देने के लिए, सेंटेंस जो भी हमें ट्रांसलेट करना है ना? अब इसमें जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख आ रहा है कि राइट द टेक्स्ट, तो वो डालने के लिए यहाँ पे एक चीज होती है, ये मैं बंद कर देती हूँ, ये भी बंद कर देती हूँ। नासा नहीं चाहिए, ये चाहिए बाकी चीजें।
there's a property text area की called placeholder, जिसमें अगर तुम लिखोगे write your sentence here और सेव कर दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे तुम इस पे क्लिक करने जाओगे वो हट जाएगा। तो मतलब ये बेसिकली तुम्हारे यूजर को बताएगा कि अच्छा ये सेंटेंस लिखना है, हमें यहाँ पे अपना सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब एक चीज हमें चाहिए, बटन। ठीक है, ऑब्वियसली बटन चाहिए, तो मैं उसको भी डेफ के अंदर डालूंगी। बटन कैसे बनता है? बटन टैग होता है, बटन टैग के थ्रू हम बटन बना सकते हैं। देखो तुम्हारा बटन आ गया। अब ऑब्वियसली बहुत छोटा आया क्योंकि लिखा नहीं है, लेकिन जैसे तुम इसमें कुछ लिखोगे, जैसे ट्रांसलेट डाल दिया तुमने और सेव किया, तो यहाँ पे ट्रांसलेट जो भी तुम बीच में लिखते हो वो बटन के ऊपर लिखा आ जाता है। ठीक है, ऐसे बन के आ गया। अब मुझे एक एरिया और चाहिए जहाँ पे ना आउटपुट आए, समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करूंगी, एक और डिव बनाऊंगी। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें आउटपुट के लिए ये टेक्स्ट एरिया लेने की जरूरत नहीं है। वो मैं बाद में दिखाऊंगी जब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कि क्यों नहीं थी जरूरत। बट अभी के लिए हम एक टेक्स्ट एरिया बना देते हैं कि ठीक है, हमारा आउटपुट के लिए भी हमें कोई स्पेस चाहिए थी तो वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे तुम आ गया। अब ये तुम्हें थोड़ा ढंग से दिखे तो यहाँ पे मैं कुछ करने वाली हूँ, लाइक स्टाइलिंग ऐड कर देती हूँ। ये CSS के थ्रू होती है। आई एम नॉट टीचिंग CSS अभी, बट यहाँ पे मैं पहले थोड़ा क्लास नेम वगैरह दे दूँ। क्लास इनपुट, ठीक है, एक्सक्यूज मी, क्लास बटन एंड क्लास आउटपुट। तो क्लासेस से क्या होता है कि क्लास मतलब क्लास, देर आर टू थिंग्स कॉल्ड HTML में। एक होता है क्लास और एक होता है तुम्हारा आईडी। ठीक है, इनके थ्रू ना तुम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, JS में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, और अपने एच स्टाइलिंग शीट जो होती है CSS वगैरह में भी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लास लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉट इनपुट, या एक्चुअली मैंने क्लास क्यों लिखी, मेरे को तीनों ही डिव एलिमेंट्स को हाइट देनी है ना, तो यहाँ पे हाइट जस्ट इग्नोर, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 50, 50 ठीक रहेगा। 50px छोटा तो नहीं होगा, नहीं बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा और ज़्यादा हाइट देनी मुझे, तो 10 VW अगर दे दूँ मैं। ठीक है, और ऑल्सो आई नीड थोड़ा स्पेस आ गया, एंड विथ थोड़ी बढ़ा देते हैं, 40 VW। इसमें देना पड़ेगा ना मुझे, तो इसके अंदर भी लेट मी क्रिएट, इसके लिए भी आईडी में डाल रही हूँ इसमें। इसकी आईडी हो गई इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, बटन की आईडी हो गई बटन, बटन ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, एंड यहाँ पे इसकी हो गई आउटपुट। ठीक है, इसकी आईडी हो गई तुम्हारी आउटपुट की, आउटपुट TXT। ठीक है, आउटपुट टेक्स्ट, और यहाँ पे दे देते हैं हम हैशटैग इनपुट, और इसको मैं दे देती हूँ विथ, इसको दे देती हूँ फुल मैक्स कंटेंट, न्यप TPX। क्यों नहीं बढ़ रहा है? %।
नो, अरे कुछ दिक्कत आ रही है, अभी देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। किसी को आपने पता क्लास है? लिखी हुई है ना, आपने क्लास लिखी हुई है नहीं और आप नहीं उसको यार, हैश से बुला मैंने रहे थे। यहाँ पे आईडी लिखी है आपने ना मैंने। आप फिर इनपुट बुला रहे थे ना, आपको फिर इनपुट टेक्स्ट बुलाना चाहिए। ओ हाँ, थैंक यू, राइट, या ये दिक्कत है, थैंक्स यार। तो कंट्रोल टेक्स्ट करने से, और अभी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओह, यहाँ पे गलती हुई है। हाँ अब हो गया, थैंक यू। जिसने, कौन था, किसने बताया था? नाम बताओ अपना, जिसने भी बोला था, थैंक यू। हिमांशु, हिमांशु। हाँ थैंक्स हिमांशु। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, और मुझे यहाँ पे इसको भी देनी है, आउटपुट टेक्स्ट को भी। हाँ, तो बेसिकली मैंने नाम गलत लिखा था, जो कि हिमांशु ने राइटली पॉइंट आउट किया है, और उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो इसमें भी मैं विथ 100% दे देती हूँ, 100%। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, दिख रहा है अच्छे से, और इसकी हाइट हमें बढ़ा देनी चाहिए। कंट्रोल Z, हाइट यहाँ पे मैक्सिमम देनी थी मुझे। ठीक है, परसेंट, और इसमें मार्जिन बॉटम 5। ठीक है, तो मतलब ये साफ साफ दिख रहा है, कोई ढंग की स्टाइलिंग अभी की नहीं है मैंने, बस थोड़ा साफ साफ दिखे इसलिए बनाया। तो वो स्टाइलिंग पे अभी मत जाओ, वो सिंपल पहले भी रह सकता था, जिसे आता है वेरी गुड, और जिसे नहीं आता उस पर ध्यान मत दो। तो ये चीज पे अभी तुम्हें ध्यान देना है कि अच्छा हमने क्या किया है। सबसे पहले ये कैसे बनाया, टेक्स्ट एरिया टैग यूज किया, प्लेस होल्डर से उसके अंदर लिख दिया, और ये क्लोज हो गया। फिर बटन कैसे बनाते हैं, बटन के लिए बटन टैग होता है, और हम ट्रांसलेट लिख दिया उस पर, तो वो ट्रांसलेट लिखा आ गया। फिर हमने यहाँ पे एक बनाया है, दोबारा टेक्स्ट एरिया लिया है आउटपुट के लिए, उसमें अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, उसमें लिखना होगा। अब देखो ये ना, ये हमारी HTML फाइल बन गई, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा वेबसाइट का बेसिकली। पर अभी तुम इस पे अगर ट्रांसलेट पे क्लिक करो तो कुछ हो नहीं रहा, कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रही। तो इसके लिए ना हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है इंटरेक्ट करने के लिए। और ये मेरे को बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट एन JS फाइल, उसको मैं नाम दे रही हूँ app.js, ठीक है, app.js। इससे पहले एक चीज यार, HTML में ना अपना जावास्क्रिप्ट कैसे एम्बेड कर सकते हो। जैसे तुम्हें एक बात समझ आ रही है, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनी फाइल बना दूंगी, यहाँ मेरी HTML फाइल है, पर ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ? इस वाली HTML फाइल को पता कैसे लगेगा, अच्छा मेरे को ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल लेनी है, यहाँ तो इतनी सारी फाइल्स है, इनफैक्ट इसको पता कैसे लगेगा कि मेरे को कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लेनी है? सो देर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू तुम स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने अब यहाँ पे स्टाइल ऐड किया है, तुम यहाँ पे ही एक्चुअली स्क्रिप्ट टैग भी बना सकते हो अपना, ठीक है। ये मैंने कल करके दिखाया था, जो लोग लास्ट में रुके थे, मैंने यहाँ पे अलर्ट और प्रॉम्प्ट वगैरह करके दिखाया था। जैसे मैं दिखा देती हूँ एक बारी, अलर्ट, सॉरी, अलर्ट, अलर्ट से क्या होता है, तो मैं मैसेज लिखा आ जाता है, तो लेट्स से मैसेज है कुछ, ठीक है, इग्नोर माई स्पेलिंग्स, एंड यहाँ पे देखो तुम्हें मैसेज लिखा आ गया, ठीक है, तुम्हारे वेब पेज के ऊपर। तो जब भी तुम इसे रिफ्रेश करोगे, वो तुम्हारा अलर्ट क्या करता है, मैसेज शो कर देता है। सो यहाँ पे मतलब यही होता है। एक तुम स्क्रिप्ट यहाँ ऐड कर सकते हो, हेड में ऐड किया मैंने, तुम देख रहे हो ये हेड टैग है, और इसके अंदर मैंने ऐड किया है। हम इसे बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं, यही चीज मैं कंट्रोल X कर दूं, मतलब कट कर दूं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ ऐड कर दूं बॉडी में ऊपर, तो भी ये चलेगा। देखो चल रहा है, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं बॉडी के बाहर भी रखूँ ना, यानी कि नीचे यहाँ पे, ये तब भी चलेगा। देखो चल गया, जैसे ही मैंने सेव किया दोबारा है, रीलोड करने पे भी शो हो रहा है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग तुम कैसे यूज कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट ऐड करना है, ये स्क्रिप्ट टैग होता है HTML में,
इसको यूज कर सकते हो। और अब इसके नीचे तुम कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखो वो सब एक्सेप्टेड होती है, ऐसे ऐड करते हैं। बट अच्छी प्रैक्टिस क्या मानते हैं, जैसे 3 जगह है, अच्छा यहाँ हेड यूज कर दिया, सॉरी यहाँ जावास्क्रिप्ट का टैग यूज कर लिया, यहाँ स्क्रिप्ट यूज कर लिया, यहाँ स्क्रिप्ट यूज कर लिया, बेस्ट जगह कौन सी होती है? देखो जनरली सबसे अच्छी जगह मानते हैं बॉडी के बाद। उसका रीजन क्या है? अगर मान लो जावास्क्रिप्ट तुम्हारा बहुत लंबा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको लोड होने में टाइम लग रहा है, तो तुम्हारी ना वेबसाइट भी लोड होती रहेगी, खुलेगी नहीं। तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी अगर इंटरनेट बहुत कम आता है, स्पीड बहुत कम आती है, या वेबसाइट्स में दिक्कत होती है, तो उनका बस बहुत ही अजीब तरीके से HTML पार्ट दिखने लगता है ना? ये जो सुंदर सी स्टाइलिंग वगैरह ये सब नहीं दिखती। उसका रीजन क्या है? उसका, और वो इंटरैक्ट नहीं हो पाते, उसका रीजन क्या है? कि उन्होंने जो अपना जावास्क्रिप्ट का टैग है, या जो उन्होंने जावास्क्रिप्ट फाइल अपनी एम्बेड की है HTML में, वो उन्होंने बॉडी के बाद किया है, ताकि इतना पार्ट तो लोड हो ही जाए, बंदे के को दिखे अच्छा हाँ ये वेबसाइट है, समझ रहे हो? और JS बाद में लोड होता रहे, उसके कंपोनेंट्स बाद में होता रहे। सो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, बाकी कर कहीं भी सकते हो। दूसरी चीज, अगर बहुत छोटा सा तुम्हारा कोड है JS का, जैसे अभी मेरे को अगर सिर्फ अलर्ट डालना था, तो तुम यहाँ लिख सकते हो HTML फाइल में। लेकिन अगर बहुत लंबा कोड है, या बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अलग से एक जावा फाइल बना लो अपनी, समझ रहे हो? एक सॉरी जावास्क्रिप्ट फाइल बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे app.js बनाई है, और उसको एम्बेड कर दो इसमें। उसको कैसे एम्बेड करेंगे? तो उसको मैं यहाँ एम्बेड कर रही हूँ। स्क्रिप्ट लिखो, वही आता है, स्क्रिप्ट टैग ही लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं SRC मतलब सोर्स। फिर यहाँ पे app.js, देखो वो अपने आप शो कर रहा है, अच्छा ये फाइल है। एंड उसके बाद एक चीज और होती है, वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट होती है, पर तुम चाहो तो लिख सकते हो, जैसे टाइप, और उसमें आता है text/javascript, ठीक है? बाय डिफॉल्ट यही टाइप जाता है, बट यू कैन ऑल्सो राइट। तो ऐसा करने से ना SRC के आगे अपनी फाइल का नाम लिखने से वो ही वाली फाइल एम्बेड होगी। अगर अभी मैं यहाँ app.js हटा के array.js डाल दूँ, तो ये वाली जावास्क्रिप्ट फाइल इस HTML के साथ इंटरैक्ट करेगी, ठीक है? तो ऐसे मैंने इसको एम्बेड कर दिया। अगेन इसको तुम ऊपर हेड वेड कहीं पे भी एम्बेड कर सकते थे, मैंने नीचे किया बिकॉज प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अगर होगी तो हम ऊपर कर देंगे। तो ऐसे किया है, ऐसे जा, हाँ तो मैं जो बता रही थी कि अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि अपनी HTML फाइल अलग बनाओ, जावास्क्रिप्ट फाइल अलग बनाओ। और जैसे भी मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग ऊपर किया है, बिकॉज वो थोड़ी सी थी तो मैंने हेड में कर दी। अगर बहुत सारी होती है ना, तो अलग से CSS फाइल बनाओ। जैसे ये वाला जो मैंने ट्रांसलेटर बनाया था, इसमें मैंने एक CSS फाइल अलग से बनाई थी, ठीक है? तो एनीवे, और अलग अलग फाइल बनाओ ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो, इंटरेक्शन वगैरह अच्छा हो, वो सब चीजें होती है। तो अब हमने अपना काम चालू करना है JS का। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ट्रांसलेट से कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तो फिलहाल, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ना एक बात बताओ, मुझे जावास्क्रिप्ट में फाइल चाहिए क्या? मैं चाहती हूँ कि इस ट्रांसलेट बटन में, मेरा मेरा मेन काम जो यहाँ JS का है वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस ट्रांसलेट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ ना, वैसे ही मतलब मुझे लिख के आ जाए, या कुछ तो हो। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसका कंसोल तुम्हें दिखाती हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा लंबा खुला हुआ है, इसे नीचे कर देते हैं, इसका कंसोल दिखाते हैं। मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो हो। तो क्या होता है वेब पेजेस पे ना, जब भी तुम्हें इवेंट ऐड करना है, इवेंट मतलब कि मैं किसी चीज पे क्लिक कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, अप डाउन स्क्रॉल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई इवेंट हो, या कह सकते हो मोशन हो, या लाइक कुछ भी हैपन हो, तब क्या हो, उसके लिए एक ना फंक्शन है तुम्हारे पास, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है? ये हमारे पास एक मेथड है, फंक्शन है। इसमें क्या होता है, तुम इसमें डाल सकते हो कि अच्छा जब ये इवेंट हो, यानी कि जब एंटर हो, मतलब एंटर प्रेस करो, या तुम इस पे क्लिक करो, तो क्या हो, तो ऐड इवेंट लिसनर लगा के और अंदर तुम अपना कोड कर सकते हो कि अच्छा ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन ऐड इवेंट लिसनर को तुम्हें इस पे लगाना है, ट्रांसलेट बटन पे।
तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि कहाँ लगाना है? तुम यहाँ पे बटन नहीं लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट वो विल नॉट अंडरस्टैंड कि बटन लाइक क्या है, क्या कहाँ करना है, वो कुछ और ही कर देगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्वेरी सिलेक्टर। ये क्या करता है, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट में से, कल भी मैंने तुम्हें दिखाया था, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जब वेन यू कंसोल डॉट लॉग, लॉग नहीं dir, वेन यू कंसोल डॉट dir, और ये डॉक्यूमेंट मेरे में लिखा आ रहा है, अगर तुम अपने कंसोल में करोगे तुम्हें नहीं ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैं पहले बहुत बार लिख चुकी हूँ इसलिए मेरे को लिखा हुआ आ रहा है, तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब तुम ये खोलोगे तो तुम्हें, जैसे यहाँ पे मैंने कल भी दिखाया था कि, सॉरी नेटवर्क खुल गया, यहाँ पे हाँ, कि यहाँ पे देखो ये जो URL आ रहा है, दिस इज द सेम एज ये वाला URL। ये क्या करता है, जो कल मैंने डॉम ट्री एक्सप्लेन की थी वो दिखा देता है। तो क्वेरी सेलेक्टर सेम चीज, ये जो डॉक्यूमेंट है तुम्हारा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ है, सब कुछ, तुम्हारे टैग्स वगैरह एवरीथिंग सब है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट का यूज करता है तुम्हारे HTML से एलिमेंट निकालने के लिए, ठीक है। लेट अस सी कैसे करता है। तो पहले मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ना स्टोर करना चाहती हूँ अपने ट्रांसलेट बटन को किसी चीज में। तो लेट्स से मैं ना उसे किसी बटन ट्रांसलेट, ऐसे ही मैं नाम लिख रही हूँ, इसमें मैं स्टोर करना चाहती हूँ। मैं क्या यूज करूंगी, पहले डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर भी कहाँ से ढूंढे, डॉक्यूमेंट से ढूंढे, जो कल बताया था ना कि एक वो डॉक्यूमेंट ट्री बना देता है, नोड्स बन जाते हैं, तो उस ट्री में से जाके ढूंढे। जैसे यार इंटरनेट पे कोई इमेज होगी तो आई बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर। डॉम की ना इमेज देख लेते हैं कोई। जैसे ये वाली इमेज देख रहे हो तुम, यहाँ पे रूट एलिमेंट HTML बॉडी और ये सब है। तो यहाँ पे मान लो H1 टैग है ना, जैसे मान लो यहाँ पे बटन लिखा होता, तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखती हूँ ये इसमें घुसता है, और क्वेरी सिलेक्टर में लगाती हूँ डॉट क्वेरी। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्वेरी सिलेक्टर का, दिख रहा है ये, इस पे क्लिक करूंगी और इसके अंदर अब वो तुम्हें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो तुम जो भी एलिमेंट डालोगे, मान लो अगर तुम डिव डालोगे तो तुम्हें पहला, ओ इसे डबल कोट्स में डालते हैं, डिव डालोगे तो वो तुम्हें पहला डिव उठा के दे देगा, मतलब जो भी इसे तुम्हारी HTML फाइल में यहाँ पे जो पहला डिव मिलेगा, पहला डिव यहाँ है तो वो उठा के दे देगा। तो ऐसे देता है कि वो मतलब हाँ इस फाइल में घुसता है, अच्छा ये चाहिए मुझे, ये डॉट लगाया। क्यों, डॉम क्या है, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट का यूज करके करते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट डॉट और करने से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो एनीवे अब इसे कंटिन्यू करते हैं। मुझे डिव नहीं चाहिए, और बाय द वे जैसे मैंने कहा कि सिलेक्टर करने से पहला डिव मिलेगा, अगर तुम्हें सारे डिव चाहिए तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल नाम की चीज होती है, ऑल करने से तुम्हें जितने डिव है तुम्हारी फाइल में सब मिल जाएगा। पर अभी मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर रही हूँ और मेरे को डिव नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक चीज चाहिए। तो जैसे अगर तुम क्लास लिखते हो ना किसी एलिमेंट में, तो क्लास अगर मान लो तुमने लिखी होती बटन, तो डॉट से लिखते हैं बटन, ठीक है। हमेशा जो भी तुम्हारा क्लास नेम है उसके आगे डॉट लगा देते हैं, ठीक है, उसके आगे ना हम डॉट लगा देते हैं। और अगर तुमने आईडी लिखी है, जैसे मैंने अभी अपने HTML डॉक्यूमेंट में आईडी लिखी हुई है, तो आईडी एक्सेस हम कैसे करते हैं, हैश का यूज करते हैं और आईडी एक्सेस हो जाती है। तो मैं यहाँ देख लेती हूँ, मेरी आईडी ये थी, ताकि स्पेलिंग दोबारा गलत ना हो, जैसे स्टाइलिंग करते वक्त हो गई थी। तो हम यहाँ पे ये हटाएंगे, और क्योंकि मैंने आईडी लिखी थी तो मैं हैश लिखूंगी, इसके थ्रू इसे पता लगता है अच्छा मेरे को आईडी सर्च करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे और कंट्रोल V अपनी आईडी का नाम, ये आ जाएगा। और अभी ये करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये क्वेरी सिलेक्टर ना ये बटन उठा के इसमें डाल देगा, इस वेरिएबल में, बटन ट्रांसलेट में। अब मेरे को क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि क्लिक करने पे ना ये बस कुछ ना करे, कंसोल डॉट लॉग कर दे क्लिक, ठीक है। कंसोल, इसे थोड़ा नीचे करते हैं, ओहो हद है यार, एक सेकेंड है, थैंक गॉड, ठीक है।
तो अभी क्या करते हैं, अभी जब मैं इसे ट्रांसलेट करूँ कुछ नहीं हो रहा, मैं चाहती हूँ बस यहाँ पे ना क्लिक्ड लिखा आ जाए। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने बताया ऐड इवेंट लिसनर यूज करते हैं। तो मुझे ऐड इवेंट लिसनर किस पे यूज करना है, इस पे, इस वाले वेरिएबल पे यूज करना है, क्योंकि इसने मेरा बटन स्टोर कर रखा है। तो हम लिखते हैं ये बटन ट्रांसलेट, देखो अपने आप ऑप्शन आ गया, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे अब कौन सा इवेंट, सबसे पहले तुम डालते हो कोट्स, कोट्स के अंदर तुम क्या डालते हो, इवेंट का नाम डालते हो। मेरा इवेंट क्या है, क्लिक है, कि जैसे ही क्लिक करूं वैसे ही, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिक, या तुम पता है, तुम अगर तुम्हें नहीं भी पता कौन सा मेथड क्या करता है, तुम इसके ऊपर हवर करो और तुम्हें यहाँ पे नीचे उसके बारे में लिखा आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि अपेंड्स एन इवेंट लिसनर फॉर इवेंट्स जिनका कोई टाइप है, तो ऐसे पता लग जाता है। और सबसे पहले क्लिक, इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये क्या फंक्शन करे, एक फंक्शन बनाएंगे। आई वॉन्ट कि ये कंसोल डॉट लॉग कर दे, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर दे क्या, क्लिक, ठीक है। अभी ये इतना कर दे, कंट्रोल सेव किया। अब जब मैं इसे कर रही हूँ क्लिक, तो देखो क्लिक्ड लिखा आ गया, देख रहे हो, पहले नहीं लिखा आया था, मैंने हटाया है, दोबारा देखना, व्हेन आई प्रेस ट्रांसलेट यहाँ पे क्लिक लिखा आ गया, मतलब ये चल रहा है, ठीक है। और अब जितनी बारी भी लिख रहे हैं वो उतनी बारी काउंट करके दे रहा है, अच्छा इतनी बारी क्लिक हो चुका है, तो मतलब हमारा उतनी बारी चल रहा है, ठीक है। सो परफेक्ट, तो मतलब हमारा क्वेरी सिलेक्टर ने हमें बटन निकाल के दिया है और ऐसे वो इंटरैक्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है। सो अभी इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम इस पे बाद में आएंगे, पर मेरे को सिर्फ बट इसी पे क्या लगाना है, मतलब मुझे इसकी और इसकी भी तो जरूरत है ना। क्योंकि एक बात समझो, अगर मेरा जावास्क्रिप्ट इससे टेक्स्ट ही नहीं पढ़ पाएगा, तो ट्रांसलेट पे दबाने से वो किस चीज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से मेरे को क्वेरी सिलेक्टर लगाना होगा, और इस बार मुझे इनपुट चाहिए, तो आई जस्ट से कि लेट, और इसको नाम मैं इनपुट टेक्स्ट दे देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से जो भी मेरा ये था, ताकि स्पेलिंग वगैरह में कोई मिस्टेक ना हो। एंड आई राइट यहाँ पे, अब क्योंकि अगेन मैंने आईडी लिखी थी, तो मैं पहले हैश लिखूंगी और फिर उसका नाम लिखूंगी, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरे को आउटपुट भी चाहिए, तो आई जस्ट राइट आउटपुट टेक्स्ट, या कुछ भी तुम्हारा जो मन करे तुम वो वेरिएबल का नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बट नाम हमेशा वो देना चाहिए ताकि कोई दूसरा भी तुम्हारा कोड करे तो तुम्हें समझ आए, या तुम अपना कोड 5-6 साल बाद या दिन बाद देखो तो तुम्हें भी समझ आए कि अच्छा तुमने ये चीज लिखी थी। अगर कुछ भी ऐसे रैंडम नेम्स दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें खुद में भी अंडरस्टैंड करने में। तो मेरे को 3 चीजों पे जेएस को इंटरैक्ट करना था, तीनों चीजों के मैंने वो ले लिए, ठीक है। ओके, इतना हो गया है। अब 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 इसमें जो मैंने वैल्यू लिखी है वो वैल्यू रीड कर ले, ठीक है। हम यही चाहते हैं ना कि जो भी वैल्यू इसने ली है वो ये वैल्यू मेरा जेएस रीड कर पाए। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए देखो, एक मैं बनाती हूँ लेट, और मान लेते हैं यूजर इनपुट नाम देती हूँ उस वेरिएबल का, ठीक है, यूजर इनपुट। तो इसके अंदर सिंपल मैं ये करूंगी कि ये जो मेरा इनपुट टेक्स्ट है ना, डॉट, ये इनपुट टेक्स्ट से मेरे को क्या मिल रहा था, ये टेक्स्ट एरिया मिल रहा था। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू नाम की, ठीक है, वैल्यू नाम की एरियल वैल्यू मैक्स नहीं, सिर्फ वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चाहिए मुझे। एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू नाम की, ये सारे लाइक ब्राउजर्स में होती है, इसके जरिए इसमें जो भी लिखा है वो तुम्हारा इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। एक बार इसको कंसोल करा के देखते हैं कि ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यूजर इनपुट, ठीक है, ओहो, यूजर इनपुट, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, एंड आना चाहिए, ओ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा,
एक बारी के लिए मैं ये देखती हूँ मेरा क्वेरी सिलेक्टर काम कर रहा है इस पे या नहीं, ठीक है। सो लेट मी चेक यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, और जब एड इवेंट लिसनर में कुछ भी क्लिक हो तो वो लिखते, यहाँ पे क्लिक काम तो कर रहा है, आई डोंट नो। Let us see how to get value of text area in JS. Okay. ऐसे ही करते हैं वैल्यू के थ्रू। I don't know why it's not working right now. Sometimes गलती हो जाती है, एंड ऑल्सो तुम्हें हर चीज़ वेब में नहीं पता लग सकती, तो गूगल करने आना चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें वेब डेव करना है तो। कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट में ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ, वैरी तो किया है इसमें। let x is equals to document dot query selector and I have this basically ये वाली line, control v dot value, ठीक है, value and console dot log x less। ओके, आ रहा है। पता है रीजन क्या है? जब मैं इसे सेव करती हूँ ना तब इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। तुम ये देखो यहाँ पे एक ये एम्प्टी वैल्यू आई है, और मेरे को कैसे पता कि ये मेरे इसकी वजह से ही आई है? क्योंकि मैं ये तुम्हें थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा पहले भी चल रहा था, मुझे कैसे पता लगा कि ये एम्प्टी वैल्यू जो है ये मेरी वजह से आई है? क्योंकि यहाँ देखो ये लाइन लिखी हुई है, क्लिक ऑन दिस, तुम्हें यहाँ पे कोड में दिखेगा 10। दोबारा जाते हैं कंसोल पे, देखो यहाँ पे JS ये जो 10 लिखा होता है ना नंबर, ये तुम्हें लाइन नंबर बताता है कि किसकी वजह से चल रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने पहले जो किया था वो सही ही किया था, बिकॉज मैंने पहले से कोई वैल्यू नहीं लिखी थी, इसकी वजह से है। और हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं इसे रीलोड करती हूँ वैसे ही ये वैल्यू इसमें से उड़ जाती है। अगर हाँ, तो वैल्यू इसमें से उड़ जाती है, इसलिए हमें कुछ दिख नहीं पा रहा। देखो जैसे कुछ दिख नहीं रहा, बट इसकी वजह से आ रहा है। नाउ जस्ट टू प्रूव, अगर मैं ये हटा दूँ ना तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। कंट्रोल सेव, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नथिंग। वो नीचे एक लाइन बन के आ रही थी जहाँ अनडिफाइंड लिखा था, वो भी नहीं, और यहाँ नहीं आया। तो मतलब हमारा चीज़ चल रही थी, रीलोड करने पे मेरा सेंटेंस अभी इसके अंदर टिक नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मैं कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ? ऐड इवेंट लिसनर लगा के। तो एक काम करते हैं, बटन पे ही लगा देते हैं, ठीक है। जो मेरा बटन ट्रांसलेट था, जैसे ही उस पर क्लिक हो, क्या हो जाए उसमें? ये वाली चीज हो जाए। जैसे ही उसमें क्लिक हो ना तो कंसोल डॉट लेट कंट्रोल ये हो जाए, कंट्रोल एक्स, हाँ, यहाँ से उठा के और यहाँ कर देते हैं। सेव करके एक बार ही देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो आई राइट हेलो, और यहाँ पे ना होपफुली हेलो प्रिंट हो जाएगा। ट्रांसलेट किया तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब वो मेरी वैल्यू जो थी वो जैसे इस पे क्लिक होता है तो वो कहता है कि अच्छा एक्स में से क्या करो। और पता है हमें इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिंपल इनपुट टेक्स्ट भी मैं यहाँ लिखूंगी तो वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये पूरी की पूरी लाइन इसमें स्टोर कर रखी है वेरिएबल में, और मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ, तो ये अभी भी चलेगा। तो पहले क्या हो रहा था, रीलोड करने पे टेक्स्ट उड़ जाता है, इसलिए हमारा कभी प्रिंट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पे फिर से हेलो हाय लिख के दिखाती हूँ, एंड आई जस्ट ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो वैसे ही हेलो हाय प्रिंट हो गया। क्योंकि ऐड इवेंट लिसनर पे क्लिक करते हैं तो हमने कहा है कि जैसे ही क्लिक करो ये फंक्शन चला दो। अच्छा ठीक है, फंक्शन चलाना है। फंक्शन में क्या करना है, फंक्शन के अंदर आना है, और ये जो इनपुट टेक्स्ट है ना इसमें जो वैल्यू है, इसमें तो वैल्यू हेलो आया है, इसको उठा के एक्स में डाल दो।
कहता है ठीक है मैं ये हेलो हाय हटा के एक्स में डाल देता हूँ और अब इसे कंसोल करवा दो एक्स को। अच्छा ठीक है एक्स में जो है उसे कंसोल करा देता हूँ। तो उसने करा के ये दे दिया। देखो अब ये लाइन किसकी वजह से चल रही है 14। पहले 10 आ रहा था जब मेरा कोड यहाँ लिखा था, अब यहाँ 14 आ रहा है क्योंकि मेरा कोड यहाँ लिखा हुआ है। ये रही मेरी 14th लाइन। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एपीआई इंटीग्रेट करते हैं इसमें। हमने काफ़ी टाइम लेके समझ, ये क्यों बोर है, मेरे को ये करना था। ठीक है, सो राइट, तो अब ये सब हो चुका है लेकिन अभी भी तुम्हारा ट्रांसलेट करके कुछ नहीं आ रहा। और हाँ मतलब ट्रांसलेट करके वो इस डब्बे में आए, उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इनर टेक्स्ट। एक बारी ये देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद एपीआई को एम्बेड करना। इनर टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी सिंपल, यहाँ पे अब कंसोल कराने के बजाय ना, कंसोल कराने के बजाय मैं सिंपल लिखूंगी txt आउटपुट, क्योंकि मैंने सॉरी आउटपुट टेक्स्ट क्योंकि इसमें मैंने अपना ये टेक्स्ट एरिया आउटपुट वाला डाल रखा है। इसमें मैं डॉट इनर टेक्स्ट डाल दूंगी। इनर HTML भी होता है बट इनर टेक्स्ट से भी हो जाता है, इनर टेक्स्ट। और इसके अंदर आई गिव x। ठीक है, एंड होपफुली ये हो जाना चाहिए। सो लेट अस सी हेलो ट्रांसलेट, और नहीं आया। व्हाई डिड आई इवन एक्सपेक्ट कि ये चलेगा। सामने ही बंदे इनर में 3 है ना, उनको सामने ही बंदे। हाँ ओहो थैंक्स यार। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं एंड लेट अस सी हेलो किया और आ गया। थैंक यू सो मच। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, देखना पड़ता है। एंड थैंक यू जो भी मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे करने से आ गया, तो मतलब ये चल रहा है। तो हमने हमारा वेब ऐप का स्ट्रक्चर वगैरह सब सेट कर लिया है। ऑल वी नीड टू डू इज, हमें बस एपीआई डालना है और अब हमें क्या करना है कि ये जो भी सेंटेंस डाले वो ट्रांस करने पे इधर आ जाए। आधा काम तो हम कर ही चुके हैं कि जो ये सेंटेंस इसमें जाता है वो ट्रांसलेट करने पे यहाँ जाता है। बस यहाँ पे जो सेंटेंस आ रहा है वो एज इट इज ये ना आए, वो ट्रांसलेट करके आए। तो वो कैसे करना है, तो इसके लिए ना ये वेबसाइट पे देखो, शेक्सपियर ये वाली जो भी मैंने ट्रांसलेट एपीआई चूज किया, तुम अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हाँ हमने सब्सक्राइब तो नहीं किया इनसे, तो हम बिना सब्सक्राइब हम फ्री वाले में चलेंगे, फ्री वाले में। तो ये रहा यूआरएल। ठीक है, पता है हर एपीआई अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में समझाएगा, ये एपीआई का पॉइंट क्या होता है, इतना जो भी लंबा चौड़ा कोड है वो तुम अपने में एम्बेड कर सको और उसे यूज कर सको। पर एपीआई को अब यूज कैसे करते हैं, तो हर एपीआई का ना तुम्हें एक यूआरएल मिलता है। जैसे ये यूआरएल इन्होंने मुझे दिया है कि आप इसे यूज कर सकते हो। फिर इन्होंने नीचे बताया कि हियर इज एन एग्जाम्पल, जिसको लेके आपका ब्राउजर कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। ठीक है, तो और जब सक्सेसफुल हो जाएगा, चलो ये सब चीजें मैं अभी दिखाती हूँ। पहले ना मैं ये यूआरएल ले लेती हूँ। आई टेक दिस यूआरएल और इसे मैं यहाँ रख के और यहाँ पे डाल देती हूँ। एक मैं बनाती हूँ एक यूआरएल नाम से, तो मान लेते हैं सर्वर यूआरएल नाम का मेरा एक वेरिएबल है। उसके अंदर डबल कोट्स में हम स्टोर करेंगे इसे। ऑल्ट Z कर देती हूँ, तुम्हें दिखेगा अच्छे से। ठीक है, ये मैंने यूआरएल अपना इसमें स्टोर कर लिया। ऑल राइट, और अब यहाँ पे जो इसने दिया है कि यूआरएल यूज कैसे करना है, एक चीज नोटिस करो, ये डॉट जेसॉन पे इतना यूआरएल था और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है डॉट जेसॉन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है जेसॉन। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है और टेक्स्ट इक्वल टू डालने के बाद ये जो भी है वो भी है टेक्स्ट तुम्हारा। ठीक है, तो इस एपीआई में क्योंकि मतलब मैंने पहले भी इसे यूज किया है और मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मुझे पता है। एक तुम्हारी ना एक दो चीजें होती हैं एपीआई में जिसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि टाइम कम है एंड ऑनेस्टली मुझे भी इतनी नहीं पता है इन्फो इसके बारे में, तो मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताना चाहती।
देयर आर टू थिंग्स कॉल्ड क्वेरी एंड की, ठीक है। इस वाली एपीआई में जो क्वेरी है वो है तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, और जो तुम्हारा की है वो है टेक्स्ट। आई गेस की क्या होता है, की वो होता है कि इसके आगे से आप आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। जैसे हो सकता है बहुत सारी एपीआईज होंगी जो कि तुमसे इमेज लेती होंगी, इनपुट में इमेज दे दो, डॉक्यूमेंट दे दो, ठीक है। और तो उसमें क्या होता होगा, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, क्योंकि ये टेक्स्ट ले रहा है, मे भी उनमें इमेज लिखा हो या कुछ और लिखा हो। तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा क्वेरी जो है वो है क्वेश्चन मार्क, एंड तुम्हारा जो की है वो है नेम। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इस यूआरएल के साथ ना ये क्वेश्चन मार्क नेम और इसके आगे इक्वल टू लिख के अपना जो भी यूजर टेक्स्ट देगा वो डालना होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा यूआरएल बनेगा, ठीक है। तो यूजर से एक बात समझो, जैसे यहाँ पे मैं यूजर से वैल्यू इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू से ले रही थी, इससे मेरे को यूजर की वैल्यू मिल रही है ना। और मेरा होना क्या चाहिए, बेसिकली ये पूरा का पूरा एपीआई, ये मैं कंट्रोल सी करके एक बार दिखाती हूँ, कंट्रोल वी, प्लस में क्या करना है, प्लस में क्वेश्चन मार्क डालना है क्वेरी, और प्लस में क्या डालना है, की क्या है, टेक्स्ट इक्वल टू। और अब प्लस में पता है क्या डालना है, अब प्लस में डालना है जो भी तुम्हें यूजर इनपुट देगा वो, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता वो क्या सेंटेंस दे रहा है, यहाँ पे नहीं पता ना तुम्हें, तुम पहले से कैसे भेज सकते हो, तो तुम्हें ये लेना पड़ेगा। ये हम कैसे लेंगे, एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे कंट्रोल एक्स करते हैं अभी, और एक फंक्शन बनाते हैं गेट यूआरएल वाला, ठीक है। सो लेट, यहाँ पे आई क्रिएट अ, लेट नहीं सॉरी फंक्शन, आई क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड गेट यूआरएल, गेट यूजर यूआरएल या गेट ट्रांसलेशन यूआरएल, गेट ट्रांसलेशन यूआरएल, कुछ भी नाम रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा फंक्शन। इसके अंदर तुम्हें ये समझ आ रहा है, हमें एक पैरामीटर देना पड़ेगा। क्यों पैरामीटर देना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में यहाँ से जो भी यूजर ने टेक्स्ट दिया है वो इसके अंदर जाएगा। जो मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी अभी, कंट्रोल वी, यहाँ पे जो मैंने यूजर इनपुट की बात बताई थी, इस फंक्शन के अंदर ना मैं एग्जैक्टली यही चीज लिखने वाली हूँ कि रिटर्न, और ये पूरा का पूरा एज इट इज, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो ये यूजर इनपुट इस फंक्शन में आएगा कहाँ से, तुम्हें यहाँ से देना पड़ेगा ना, तुम्हें यहाँ से यूजर इनपुट एक पैरामीटर देना पड़ेगा, जो तुम इस फंक्शन में पास करोगे, जो इसमें फंक्शन में पास होके आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये हमारा फंक्शन गेट ट्रांसलेशन यूआरएल हो गया है। ये प्लस प्लस क्या करता है, कॉनकैटिनेट कर देता है, ये हमने कल भी देखा था कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ये सब कर देता है। अब मेरे को यूजर इनपुट चाहिए, है ना, यूजर इनपुट चाहिए ना, तो यूजर इनपुट कैसे आएगा, यूजर इनपुट यहाँ से आएगा, ये रहा, कंट्रोल एक्स, एंड वी नीड लेट, सॉरी इसको एक्स ही रहने देते हैं, एक सेकेंड देना मुझे, कंट्रोल से अच्छा हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो बेसिकली ये होगा तुम्हारा लेट एक्स इज इक्वल्स टू, और जो भी था हमारा इनपुट टेक्स्ट ही नाम था ना, राइट, इनपुट टेक्स्ट नाम था, डॉट वैल्यू से हमें मिल जा रही थी उसकी वैल्यू। तो यहाँ से, और अब हम जब भी, अभी ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तब हम उसमें ये एक्स दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डन है, ये डन है, हमने अब ये पूरा का पूरा यूआरएल हमने बना लिया है, ठीक है। लेकिन अब ये यूआरएल चलेगा कैसे, मतलब आई नो कि तुम्हें लग रहा होगा यूआरएल तो बना लिया, तो अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि तुम इसे ब्राउजर के थ्रू भेजोगे कैसे, लाइक ट्रांसलेट पे भी क्लिक करोगे तो ये यूआरएल जाएगा कैसे उसकी तरफ, लाइक आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस हियर। होता क्या है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड फेच, ठीक है, एक वर्ड है, इसके बारे में पढ़ना। अभी हमें एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा
जो कि मेरा ये जो गेट ट्रांसलेशन यूआरएल है ना, ये भेजेगा लाइक ब्राउजर को, जो मेरा ब्राउजर भेजेगा सर्वर को। ठीक है, तो वो लिखते हैं और लिखते लिखते वो समझ आएगा बेहतर तरीके से कि क्या करना है। यहाँ पे ये जो मैंने ऐड इवेंट लिसनर और ये फंक्शन लिखा था ना, मैं ये अब हटा रही हूँ बिकॉज हमने देख लिया कि ये चलता है मतलब, और इसकी जगह एक, क्योंकि अब मैं जो फंक्शन लिखूंगी थोड़ा लंबा होगा, एंड मैंने जैसे बताया था कि फंक्शंस अलग अलग रखने चाहिए ताकि रीडेबिलिटी बढ़े कोड की, तो मैं यहाँ पे बस एक फंक्शन लेट्स से क्लिक इवेंट हैंडलर, मैं नाम दे रही हूँ फंक्शन का, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन का, अभी बताती हूँ होगा क्या। इवेंट हैंडलर, ठीक है, ये है। और यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन कॉल्ड क्लिक इवेंट हैंडलर, क्लिक इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो तुमने देखा जैसे ही मैंने ये पूरा किया वैसे ये येलो हो गया। येलो मतलब मेरे VS कोड में जो मैंने थीम डाल रखी है उसमें फंक्शंस येलो कलर में आ जाते हैं, तुम्हारे में हो सकता है किसी और कलर में आए, बट हाँ पॉइंट इज एड इवेंट लिसनर दो चीजें लेता है तुमसे आर्ग्यूमेंट में, इनपुट में। पहली चीज लेता है कि किस टाइप का इवेंट है, जैसे मैंने क्लिक लिखा है, तुम्हें पता है और भी टाइप के इवेंट्स होते हैं लाइक माउस अप माउस डाउन, मतलब ये कर्सर जैसे मैं इस पे मूव कर रही हूँ तो ये भी एक इवेंट है, ठीक है, तो उसका भी ऐसे होता है इवेंट, लेकिन अभी हमें बस क्लिक का इवेंट चाहिए, क्लिक। और दूसरा इवेंट लेता है तुमसे, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है वो होता है कि एक फंक्शन का, कि जो फंक्शन की जब ये चीज हो, जैसे ही ये इवेंट हो वैसे ही ये फंक्शन इन्वोक होगा। समझ रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कोई भी फंक्शन चलने के लिए हमें उस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो इस केस में ना क्लिक इवेंट हैंडलर पे ये वाला फंक्शन इन्वोक हो जाएगा जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे। तो अब ये फंक्शन लिखते हैं। इस फंक्शन में पहले तो सबसे पहले मेरे को ये चाहिए होगा कि हम यूजर का टेक्स्ट ले रहे हैं और वो हम यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद आती है एक चीज जो कि मैं फेच का बता रही थी। तो यार देखो फेच क्या करता है ना, फेच एक कीवर्ड है जो कि रिक्वेस्ट करता है ब्राउजर से। देखो यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉमिस, रिस्पॉन्स, ऐसे ऐसे शब्द दिख रहे हैं, मैं बहुत लाइटली बता रही हूँ, आई सजेस्ट यू रीड अबाउट इट। होता क्या है कि जैसे तुम बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स लाइक जाते थे मार्केट वगैरह एंड तुमसे कहते थे कि, तुम कहते थे कि टॉफी ले आना मम्मी या जो भी है, तो मम्मी तुमसे कहती थी अच्छा ठीक है मैं ले आऊंगी, वो तुम्हें प्रॉमिस देती थी, राइट। तो ये जो फेच होता है ना, फेच एक मेथड है जिसको यूज करके तुम कहते हो यू ब्राउजर से कि ब्राउजर, फेच का मतलब होता है लाना, कुछ भी ले आओ, कि फेच दिस बुक या फेच दिस नोटबुक। तो तुम ब्राउजर कहते हो कि ब्राउजर मेरे लिए ना इस ट्रांसलेशन यूआरएल का ट्रांसलेशन फेच कर दे, मतलब लेके आ जा। ब्राउजर कहता है ठीक है, लेकिन ये जो फेच है मतलब, तो सर्वर जाएगा ब्राउजर को बोलेगा कि हे सर्वर प्लीज मुझे जो है ये दे दो, इसका गेट ट्रांसलेशन यूआरएल का मुझे यूआरएल ट्रांसलेशन दे दो। अब सर्वर के पास क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, तो सर्वर तुम्हें तुरंत ही नहीं दे देगा, वो तुरंत ये नहीं कहेगा अच्छा ठीक है ये ले जा, नहीं। सर्वर हो सकता है सर्वर को थोड़ा टाइम लगे, वो कहीं और बिजी हो या कुछ और हो, तो सर्वर प्रॉमिस करता है कि अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा। तो इसीलिए जब तुम इसके ऊपर जाओगे तुम्हें एक ये प्रॉमिस नाम का शब्द दिख रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज कि ठीक है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्रॉमिस करता हूं थोड़ा मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा लिख के दिखाती हूँ, इसे लिखते कहते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि क्या पास करेंगे हम इसमें, हम ना इसमें गेट ट्रांसलेशन यूआरएल पास करेंगे। और अब क्योंकि मेरा गेट ट्रांसलेशन यूआरएल क्या है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, एक पैरामीटर है इसके पास, तो मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। मैं आर्ग्यूमेंट क्या पास करूंगी, एक्स पास करूंगी। समझ आ रहा है क्यों पास करूंगी, क्योंकि इसमें एक्चुअली जाना क्या चाहिए था, जो यूजर यहाँ लिखे, यहाँ की वैल्यू मेरे को मिल कहाँ रही है, इसके थ्रू एक्स में मिल रही है, तो एक्स पास करना चाहिए ना, ताकि जो वैल्यू है वो चली जाए इसमें, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर होगा। तो अभी फेच कह रहा है कि अच्छा ठीक है ये यूआरएल फेच करके ले आओ मेरे लिए, उसका करता है। तो अभी उसने क्या कहता है, तो जैसे मैंने बताया कि फेच जब तुम करवाते हो तो तुम्हें ना एक चीज का प्रॉमिस मिलता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ दिखाने का, आई एम नॉट श्योर ये दिस विल वर्क, बट
पॉइंट तुम्हें समझ आ जाएगा। कॉपी, ठीक है। एक बार ही कंसोल खोलते हैं इसका, कंसोल, एंड आई राइट फेच, और यहाँ पे ना कंट्रोल वी, ओहो, और ऊपर से ये हटाना पड़ेगा मुझे, हटा देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया है, ठीक है। इसे देखना, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, प्रॉमिस फुलफिल्ड, मतलब उसने बोला था, तुम्हें प्रॉमिस देता है सर्वर कि अच्छा ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाके दूंगा, और फिर यहाँ पे है प्रोटोटाइप प्रॉमिस, प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड, मतलब उसने फुलफिल कर दिया है। और यहाँ देखो रिजल्ट क्या है उस फुलफिल इस प्रॉमिस का, रिस्पॉन्स, ठीक है। इस प्रॉमिस का जो रिजल्ट है वो है रिस्पॉन्स। तो अब तुम इस रिस्पॉन्स को रीड नहीं कर पा रहे, तुम्हें ना एपीआई में भतेरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यहाँ देखो इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये कितनी प्रॉपर्टीज है इसकी, ट्रांसलेटेड प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। तुम्हें एपीआई से जो जो चीज चाहिए वो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। मुझे एपीआई से क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंटेंट्स के अंदर से ट्रांसलेटेड, है ना, क्योंकि टेक्स्ट में तो हमारा हमने जो लिखा वही आ रहा है, और ट्रांसलेटेड में आ रहा है जो भी हमारा ट्रांसलेशन था वो, ठीक है। और बाकी ट्रांसलेशन में तो किस टाइप का ट्रांसलेशन है वो आ रहा है। तो ये चीजें तुम्हें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, तब जाके तुम्हें एपीआई का रिजल्ट मिलता है। तो उसने फुलफिल कर दिया पर तुम्हें कुछ दिखा नहीं, क्योंकि उसने रिस्पॉन्स के उसमें फुलफिल किया। यू नो व्हाट इज दिस रिस्पॉन्स, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी तुम्हें इसे जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, डॉट देन, लाइक मैं ना इसके आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ पर ताकि बेहतर दिखे तो मैं नीचे लिख रही हूँ डॉट देन। इसका क्या मतलब है कि अच्छा ठीक है, फेच जब तुमने कर लिया, जब सर्वर ने तुम्हें ये यूआरएल दे देता है, तुम्हें दे देता है, ये प्रॉमिस फुलफिल कर देता है, तो अब वो जो तुम्हें रिस्पॉन्स देता है ना, तो क्या करो उस, क्या देन मतलब कि जब ये मिल जाए तब तब क्या करना है, जो उसने तुम्हें रिस्पॉन्स दिया है उसे, जो उसने तुम्हें रिस्पॉन्स दिया है उसे उसे तुम जेसॉन में कन्वर्ट कर दो। मैंने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने जेसॉन पढ़ाया था, कि जेसॉन क्या करता है, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है क्योंकि, है ना, तो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने में, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने में सही रहता है। सो दिस इज हाउ इट डज, कि रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में कर दो। बाय द वे ये जो एरो है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इसमें कर दो, दिस इज अ छोटा वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। मतलब यही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये बेसिकली मैं ये लिख रही हूँ, ये फेच वाली स्टेटमेंट, थोड़ा सा लाइक जस्ट बेयर विद मी बिकॉज इट्स हार्ड बट या, और उसके बाद डॉट देन, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ये लिखा है, ये दिस, अगर इसको मैं पूरा बड़ा बड़ा लिखूं तो इसको बड़ा बड़ा मैं ऐसे लिखूंगी, देन यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन में कोई भी फंक्शन का नाम दे दो, मान लेते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स वाला फंक्शन, कुछ रिस्पॉन्स वाला फंक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे हो, ये मैं माउस हटा दूं अपना, इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे हो रिस्पॉन्स नाम का। इसमें पैरामीटर तुम्हारी मर्जी कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी बी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन रिटर्न कर दो, हम चाहते हैं ये रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स, जो भी इसको आर्ग्यूमेंट मिला है उसका जेसॉन ये मेरे को रिस्पॉन्स कर दे, रिटर्न कर दे। तो ये जो इतनी सी लाइन है ना, ये बेसिकली ये पूरे कोड को समेट रही है। इन्हें इस तरीके को लिखने को एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एरो फंक्शन कहते हैं। लाइक टाइम का मैं अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड। तो बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कहता है कि आपको ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फंक्शन कीवर्ड बिना भी लिखे लिख सकते हो, आप बिना नाम लिखे भी लिख सकते हो, और आपका जो, अगर आपका एक ही आर्ग्यूमेंट है, जैसे यहाँ पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट रिस्पॉन्स देख रही थी, तुम इसकी जगह ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज ये तो तुम्हारा ही वो है ना, आर्ग्यूमेंट है, कुछ भी लिख सकते हो, बट रिस्पॉन्स एज ए सेड नाम वही रखना चाहिए जो तुम काम कर रहे हो। तो अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आपको ये सर्कल ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो हटा दो। और अगर आपके पास एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है या फंक्शन के अंदर एक ही लाइन है कोड की, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है,
तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ फंक्शन, तो इसे पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, बस ये सिंटैक्स है फंक्शन को छोटे तरीके से लिखने का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तेरे को प्रॉमिस फुलफिल होके ये रिस्पॉन्स मिल जाए तो तू क्या कर, देखो ये रिस्पॉन्स खोल के दिखा रहा है URL और ये सब वगैरह इसमें, तब उसमें क्या करना है कि उसका जो भी रिस्पॉन्स दिया सर्वर ने तुम्हें, ब्राउजर दे रहा है, उसको जेसॉन में कर दो कन्वर्ट। उसके बाद जब जेसॉन कन्वर्ट कर दे, जब तुम्हारा जेसॉन में कन्वर्ट हो जाए, चलो एक बारी मैं ऐसे ना कंसोल डॉट लॉग करा के देखती हूँ कि क्या होता है, पहले से हटा देते हैं सब, कंसोल डॉट लॉग करा के देते हैं एक बारी कि कुछ, सॉरी कंट्रोल Z एंड सिंपली विल राइट कि यहाँ पे, सॉरी, हम जो भी मेरे को जेसॉन मिला, अगेन तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते थे, बट क्योंकि मैं जेसॉन हैंडल कर रही हूँ तो मैं वही लिख रही हूँ। कंसोल डॉट लॉग करा दो जो भी हमें जेसॉन मिल रहा है। लेट मी सी इफ दिस वर्क्स। चला, कुछ हुआ, एक बारी हेलो और ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो देखो क्या लिखा आ रहा है, मैंने 3 बारी क्लिक किया इसलिए 3 बारी हुआ, दोबारा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ट्रांसलेट पे क्लिक कर रही हूँ, सक्सेस। ये एक चीज नोटिस करना, जैसे यहाँ पे ये सक्सेस और कंटेंट्स लिखा रहा है, मतलब तुम्हारा प्रॉमिस एक्सेप्ट हो गया है। ये जो वेबसाइट थी एपीआई की, उसने भी यही कहा था कि ऐसे लिखा हुआ आएगा सक्सेस और कंटेंट्स, ये इसने जावास्क्रिप्ट नोटेशन में कन्वर्ट करके दे दिया। दिस इज योर जेसॉन फाइल, तुम देख रहे हो। रिमेंबर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जेसॉन फाइल में तुम्हारे कीज भी डबल उसमें आती हैं, जैसे इसमें ये डबल उसमें आ रही है, ऐसे लिखी आएगी जेसॉन, ठीक है। तो ये देखो कंटेंट्स, एंड कंटेंट्स के अंदर ट्रांसलेटेड में ये आ गया, ये तुम्हारा ट्रांसलेशन है जो आना चाहिए था हेलो लिखने पे। तो हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, अभी हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, मेरे को कंटेंट्स के अंदर से ये ट्रांसलेशन चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है, जो या हमने यहाँ पे ये किया था ना कि टेक्स्ट आउटपुट में मैं कंसोल करवा रही थी या इनर टेक्स्ट यूज कर रही थी, अब इनर टेक्स्ट लगा के मैं ये प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये कहा है कि कंसोल मत कर तू, पहले मैं यार लैपटॉप को चार्जर में लगा लूँ, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। राइट, सो यहाँ पे ये कहा है कि अब कंसोल मत करवा, सिंपल सिंपल व्हाट यू डू कि ये जो भी ट्रांसलेशन आया डाल दे। तो ये कैसे करेगा, यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे एक ही लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना था तो मैंने सिंपल बिना कर्ली ब्रेसेस के किया, बट क्योंकि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एरो फंक्शन लिखने का तरीका होता है। तो इसमें जो भी मेरा ये था, आउटपुट बॉक्स का क्या लिखा था मैंने, आउटपुट txt लिखा था, राइट। अब इस पे काम कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि उसने आउटपुट बॉक्स को क्वेरी सिलेक्टर से ढूंढ के इसमें स्टोर किया है। तो आई विल जस्ट राइट कि अच्छा ये जो मेरा आउटपुट txt है ना, इसके इनर टेक्स्ट में, ये अभी मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया था कि इनर टेक्स्ट करने से उसमें वैल्यू चली जाएगी। इनर टेक्स्ट में क्या डालना है, जेसॉन, जो भी मिल, जेसन लिख दिया मैंने, हाँ जेसॉन, जो भी ये मिल रहा है ना आर्ग्यूमेंट, उसका, उसके कंटेंट्स में जाओ। ये देखो यहाँ पे कंटेंट्स लिखा है ना, तो हमें उसके कंटेंट्स में जाना है, कंटेंट्स में जाओ, और उसके कंटेंट्स में कहाँ जाना है, ट्रांसलेटेड पे जाओ, उसके ट्रांसलेटेड पे जाओ और ये काम कर दो। तो लेट मी सी ये आता है क्या, हेलो, ठीक है, और ट्रांसलेट किया, देखो आ गया इसके अंदर, वेलड्रेस मोरोदी, जो तुम्हारा पहले आ रहा था ना, इंस्पेक्ट, आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने तुम्हारा इंस्पेक्ट में तुम्हें कंसोल में दिखाया था, लाइक ये हटा के दोबारा दिखा देती हूँ कि क्या करवाया था। हाँ, तो इसमें कंट्रोल S किया और यहाँ पे जब मैं हेलो कर रही थी तो ट्रांसलेट कर रही थी, तो इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर
तुम्हें यहाँ ट्रांसलेटेड में दिख रहा था वेलरस मोरो टू जो भी है ये पूरा, ये टू दी सर ये आना चाहिए था। और जब मैंने हमारा चेंज करके वो प्रॉपर लिख दिया तब भी हमारा यही आ रहा है इसमें यार, कंट्रोल वी, तब भी यही आ रहा है। कंट्रोल एस किया और अब देखना हटा के दोबारा हेलो ट्रांसलेट, और अब दोबारा वही आ रहा है दी सर। ठीक है, तो मतलब तो देखो तुम्हारा ट्रांसलेटर बेसिकली अब बन गया है, समझ रहे हो? यू हैव मेड योर ट्रांसलेटर। अब कुछ भी लिखो, माय नेम इज शिवांगी, हाउ आर यू, ठीक है, एंड ट्रांसलेटेड माय नेम इज शिवांगी हाउ आर दी, ये बेसिकली उसने ट्रांसलेट करके दे दिया। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी, यार ये फिर आ गया, ये ऊपर से कैसे जाता है, छोड़ो। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी कि तुम जैसे भी इसको अब चाहो, जो भी तुम्हें एपीआई यूज करनी है तुम एपीआई यूज कर सकते हो, तुम एपीआई वो यूज कर सकते हो और तुम्हारा ट्रांसलेटर बनके तैयार है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, देखो एरो फंक्शन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, तुम लंबा चौड़ा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था, बट एरो फंक्शन ऑब्वियसली तुम्हारी लाइंस ऑफ कोड कम कर देता है, इसकी वजह से होता है। जो इसमें तुम्हें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है कि एपीआई को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, एपीआई कोई भी वेबसाइट पर जाओगे, जैसे अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखा रही थी नासा की एपीआईज, और उन एपीआईज जैसे उनकी भी ना ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको पढ़ना चाहिए, उस पर तुम्हारे को मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कि अच्छा कौन सी एपीआई है, उसको कैसे यूज करना है। वो फेच के बारे में, प्रॉमिस के बारे में कि फेच क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, और अगर किसी को ज़्यादा मन है तो यहाँ नेटवर्क में जा सकते हो, तो तुम्हें लाइक यहाँ पे दिखेगा कि फाइल तुम्हारी लोड होती है, ऐसे ऐसे दिखता है। आई होप ट्रांसलेट, तो मतलब ये दिख जाता है कि अच्छा क्या क्या चल रहा है, इन केस अगर मन हो देख सकते हो किसी को। और एक चीज़ रह गई है बस, वो है कि यहाँ पे ना इस वेबसाइट पे पढ़ो क्या लिखा है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे लिखा है कि ये तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो, वरना जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया उनके लिए लिखा है कि 5 कॉल्स एन आवर, मतलब अभी मैंने पता नहीं 3-4 बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पर 5 बारी से ज़्यादा ये 1 घंटे में नहीं लेगा तुमसे। ठीक है, 5 बारी से ज़्यादा ये 1 घंटे में तुमसे नहीं लेगा कॉल्स, ये नहीं लेगा कॉल्स तुमसे। तो इसलिए हमें एक एरर डालना चाहिए, क्योंकि मान लो तुम्हारा कोई भी यूजर यूज कर रहा है और उसने 5 बारी से ज्यादा डाल दिया, 10-12 बारी डाल दिया और तुम फ्री में यूज कर रहे हो, तो एरर आएगा और उसे पता नहीं लगेगा कि क्यों नहीं चल रहा, उसे तो यही सोचेगा कि यार अभी तो चल रहा था अभी क्यों नहीं चल रहा। तो इसके लिए एक बस एरर हैंडलर डाल देते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, जैसे यहाँ पे डॉट देन है, एक डॉट कैच होता है। ठीक है, कैच क्या करता है, तो मैं एरर जो भी एरर आता है उसे कैच कर लेता है। इसमें भी हम एक फंक्शन पास करते हैं, तो पहले मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ अपना, फंक्शन एरर हैंडलर। ठीक है, एरर हैंडलर कि ये मेरा क्या करेगा, एरर करेगा, और इसके अंदर लेट्स से एरर डाल डैश एरर डाल दिया मैंने, एरर कुछ भी लिख सकते हो, एज आई सेड पूरा एरर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये दिस इज योर कोड, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, जो मर्जी लिखो, तो मैं यहाँ पे एरर लिख देती हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे यू कैन, मतलब तुम कंसोल करवा सकते हो अपना एरर, कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो जो भी एरर हो, या फिर अ बेटर वे इज कि अलर्ट कर दो ना, अगर कोई एरर आ रहा है तो यूजर को अलर्ट कर दो, कह दो कि समथिंग्स wrong at the moment, please try later, please try later। ठीक है, as simple as that, वो तुम उसको एरर मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ पे कुछ करूँ मैं, कुछ चेंज करें यहाँ पे हल्का सा, ताकि एरर आ जाए। कैसे आएगा एरर, अगर मैं इसका यू हटा दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ और यहाँ पे कोशिश करूँ
नोप, ऐसे नहीं आ रहा। मतलब यार बेसिकली जो भी, ये तो छोटी सी गलती थी, जो भी सर्वर की तरफ से एरर होगा ना, तो वो अपने आप क्या करेगा, ये एरर हैंडलर उसे हैंडल कर लेगा। कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे कंसोल में करता। तो बेसिकली जो भी अगर एरर आता कभी, तो ओ ओ इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज हमने यहाँ पे एरर हैंडलर फंक्शन पास ही नहीं किया था। ठीक है, थिंक अगर अब मैं इसको यू करूं तो शायद ये काम कर दे, और नो अभी भी नहीं किया। तो हाँ बेसिकली जो उसका होगा, ब्राउज़र का एरर होगा, वो काम कर देगा इससे। ये ठीक कर देते हैं, इनपुट टेक्स्ट। और हाँ मतलब ये रहा तुम्हारा कोड। बहुत ही कम लाइंस का ये जेएस कोड है, मैंने इतना सारा स्पेस और कमेंट लिखा है तब जाके हुआ है। ठीक है, अदरवाइज काफ़ी कम लाइनों का कोड है। एपीआई में मतलब बेसिकली यही समझने की ज़रूरत है, फेच समझने की ज़रूरत है, प्रॉमिस और ऐड इवेंट लिस्नर में एक पहले कौन सा इवेंट है वो पास करते हैं, हमेशा स्ट्रिंग में होता है, हमेशा स्ट्रिंग में, मतलब डबल कोट्स में डालना होगा। फिर फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। फिर उस फंक्शन में क्या काम कराना है वो सब डालो। यूआरएल पहले हमने सर्वर यूआरएल जो एपीआई वेबसाइट पे था वो लिया। ठीक है, फिर इस सर्वर यूआरएल का कोई पॉइंट नहीं है, तुम इसे उड़ा भी सकते हो। ये मैंने बेसिकली सर्वर यूआरएल में इसलिए स्टोर किया था ताकि मुझे यहाँ इतना लंबा ना लिखना पड़े और यहाँ पे मैं बस सर्वर यूआरएल लिख दूँ। ठीक है, लेकिन वो मैंने एज इट इज़ दिखा दिया था। तो ये सर्वर यूआरएल, फिर ये क्वेरी और की क्या होती है। आई मीन दिस इज इट, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। अब किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, अदरवाइज यू गाइज लाइक कैन लीव। किसी को पूछना है कुछ? थैंक यू शुभम, आई एम टेकिंग इट एज ए नो। देखो किसी को डाउट हो तो ग्रुप पे डाल देना, अदरवाइज या लाइक रीड अबाउट प्रॉमिस, रीड करना, जेसॉन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एंड इट इज़ अ प्रोजेक्ट डन। अगर कोड चाहिए हो किसी को तो बता देना, मैं ये कोड दे दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग अब। सो आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है और नहीं पूछना है कुछ। सो आप कोड दे देना ग्रुप में। यार तुम एक काम करो, मैं ना गिटहब पे अपलोड कर रही हूँ, वहीं से उठा लेना। ठीक है, ये ठीक, ओके। हाँ मेरा गिटहब है शिवांगी 942, ले लो, या मैं तुम्हें गिटहब का लिंक दे दूंगी ग्रुप पे, वहाँ पे डाल दूंगी मैं सब, ये पूरे दोनों दिन का डाल ही देती हूँ मैं, डाल क्या दूंगी, पब्लिश टू गिटहब, जेएस सेशन, पब्लिक रिपोजिटरी, हाँ सब डाल दो, नोड मत डालो, बस नोड मत डालो, पैकेज वैकेज डाल दो। ओके, नोट की मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो इतनी सारी मॉड्यूल्स होती हैं, 400 फालतू होते हो, तुम अपने आप इंस्टॉल करोगे तुम्हारे में चली जाएंगी। ठीक है, और देख लेती हूँ ये हुआ है या नहीं हुआ है। और इसे सुंदर तुम जिसे CSS आती है बना सकता है, अदरवाइज अगर तुम लोग कहोगे तो हम एक CSS का सेशन भी रख देंगे। एंड रिपोजिटरी में जाओगे तुम, शिवांगी 942, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, मैं इस रिपोजिटरी का लिंक तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, और इसमें तुम्हें सारा कोड वोड जो भी है index.html का यहाँ पे सब मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है गाइस, थैंक यू, ओके आई होप समझ आया होगा। ओके, बाय। ओके बाय।